ज्वाइन करें हमारा चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल चैप्टर 131 बैंक जा रहा हूँ। रोलैंड अपने बेमेल आर्मर में वहां खड़ा था, उसके सामने मुस्कुराती हुई ल्यूसिल और थोड़ा अजीब सा दिखने वाला रॉबर्ट था। उसने नया नाइट हाफ प्लेट आर्मर पहना हुआ था जो शायद एक स्पेयर रहा होगा। रॉबर्ट ने भी रोलैंड की तरह डंजन एक्सपीडिशन के दौरान अपना पिछला आर्मर खो दिया था। शुभ दिन श्रीमान वेलैंड। सुप्रभात। उसने अलग तरह का आर्मर पहना हुआ था लेकिन उसके दोनों हाथों को ढकने वाले हिस्से साफ तौर पर रूनिक नेचर के थे। इससे उसे रेगुलर वॉरियर्स और नाइट से अलग पहचानना काफी आसान था जिनके पास इस तरह के गियर इस्तेमाल करने के लिए काफी माना नहीं था। ये हैरानी की बात है कि किस्मत कैसे काम करती है। मैं बस सर वेलैंड को ढूंढ रहा था और वह यहाँ है। आपको नहीं लगता सर रॉबर्ट? जी मैडम। रॉबर्ट ने बस सिर हिलाया। रोलैंड को उम्मीद थी कि वह एक फेडोरा टिप देगा जो उस जवाब के लिए सही होगा। वह इस जवान औरत के आसपास भी बहुत जेंटलमैन जैसा बर्ताव कर रहा था। क्या मैं किसी के साथ आपकी मदद कर सकता हूँ? रोलैंड अभी भी अपने बड़े भाई के आसपास रहने को लेकर थोड़ा डरा हुआ था। किस्मत की वजह से उसका चेहरा इतने समय तक छिपा रहा, लेकिन अब उसके पास शरीर को ढकने वाला कवच पहनने के बहाने धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हाँ, आप कर सकते हैं। आपने नहीं सोचा था कि हम भूल जाएंगे कि आपने वहां हमारे लिए क्या किया। ये सही है। रॉबर्ट ने अपनी चौड़ी छाती पर हाथ रखकर सिर हिलाया। आज दोनों ने हल्के कपड़े पहने थे। ल्यूसिल ने एक फुल ब्लोन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके टखनों तक थी। उसने अपने कंधे पर एक पैरासोल भी पकड़ा हुआ था ताकि सूरज की किरणें उसके पीले चेहरे पर न पड़े। दूसरी ओर रॉबर्ट ने उस हाफ प्लेट आर्मर के नीचे एक नीली ट्यूनिक पहनी हुई थी जिससे वह किसी हटे कट्टे राजकुमार जैसा लग रहा था। उसके लुक को उसकी कमर पर बंधी एक लंबी तलवार ने पूरा किया। दोनों सच में साथ में अच्छे लग रहे थे। रॉबर्ट काफी हैंडसम आदमी था। उसके चेहरे के फीचर्स रोलैंड से थोड़े अलग थे लेकिन कुछ हिस्से काफी मिलते जुलते थे। ये साफ था कि उनके पिता का डीएनए उनकी रगों में दौड़ रहा था और अगर वह हेलमेट उतार देते तो यह और भी साफ हो जाता। कोई बात नहीं, जब हम कालकोठरी में थे तब तुमने मुझे धन्यवाद दिया था। रोलैंड को याद था कि उसे इनाम देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उस खजाने तक पहुंचना उसके लिए काफी था। वह ज्यादा लालची नहीं होना चाहता था। उसका प्लान था कि उस बॉस का सामना करने के लिए वहां जाने से पहले वह 1 या 2 साल इंतजार करेगा। शायद ज्यादा समय भी लग सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसे गोलेम बनाने में कितना समय लगेगा। उस लड़ाई के दौरान उसे इसी चीज की कमी महसूस हो रही थी, कोई ऐसी चीज या कोई जो उस मॉन्स्टर के वार झेल सके। इस समय भी उसके पास शायद उस मॉन्स्टर की स्किन को भेदने के लिए काफी फायर पावर होगी। बस एक ही दिक्कत होगी कि उसे एक जबरदस्त वार करने के लिए अपनी जगह पर कैसे रखा जाए। इसके लिए एक मजबूत गोलेम की जरूरत थी जो आग रोकने वाले मेटल से बना हो और जो उस जैसे बड़े जीव को बांध सके। मुझे जोर देना होगा, मेरे पिता ने हमेशा मुझसे अपने वादे निभाने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये दी मेरे नाम के लिए शर्म की बात होगी। महिला सही कह रही है, ऑर्डेन एस्टेट में हमारा भी यही नियम है। क्या हमारे पास ऐसा कुछ था? रोलैंड ने खुद से पूछा क्योंकि उसे सच में याद नहीं था कि ऐसी बातें कही गई थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके पिता और दूसरे नौकर उसे ज्यादातर नजरअंदाज करते थे। कोई भी उसके साथ एक अच्छे रईस जैसा बर्ताव नहीं करता था और उसे खुद भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यंग मेज एकेडमी में जाने के बाद उसने अपना ज्यादातर समय अपनी बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग करने और भागने की प्लानिंग करने में बिताया। बेशक जब उसे पता चला कि उसमें एलिमेंटल स्किल्स की कमी है तो ये सब बेकार हो गया। आज तक भी उनमें से किसी में भी उसका नामोनिशान नहीं है। ये वास्तव में अच्छा है। गिल्ड ने मुझे मेरी परेशानियों के लिए एक अच्छा बोनस दिया। और क्या लेडी ल्यूसिल ने अंधेरे तहखाने में अपना पस खो दिया था? रोलैंड को पक्का यकीन था कि लड़की का सारा सामान कालकोठरी में भागते समय गायब हो गया था। अगर वह उसे पैसे देना भी चाहती तो भी वह नहीं दे पाती। ऐसा तब तक नहीं जब तक उसने किसी दूसरे अमीर से कुछ पॉकेट चेंज न मांगा हो। ये सच है, लेकिन एल्ब्रुक के पास एक बैंक है। एक तट। रोलैंड ने एक सेकंड के लिए सोचा। उसे याद आया कि 1 या 2 महीने पहले ऐसा कुछ खुला था। इस किंगडम में एक मेन बैंक था जिसे नेशनल बैंक ऑफ कार्ड्रिस, शॉर्ट में एनबीसी कहा जाता था। उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एडमिशन की कीमत काफी ज्यादा थी और इसलिए भी क्योंकि उनका ज्यादातर सोना सर्कुलेशन में था। रोलैंड लगातार नए मेटल और रिसोर्स खरीदते रहते थे। रूनिक गियर बेचकर जो भी कमाते थे उसे लगभग तुरंत ही अपनी वर्कशॉप में इन्वेस्ट कर देते थे। उनके लिए बैंक अकाउंट बनाने की कोई वजह नहीं थी। यह मुख्य कारण नहीं था कि उसने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यह हमेशा उसकी असली पहचान पर निर्भर करता था। इन बैंकों के पास महंगे पहचान डिवाइस थे जो आइटम गिल्ड को बेवकूफ बनाने के लिए काफी था। कम क्वालिटी वाला एनालिसिस आइटम बैंक में काम नहीं करता था। हालांकि एडवेंचरर गिल्ड को अपने एडवेंचरर की असली पहचान और क्रिमिनल हिस्ट्री की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन बैंक को थी। रोलैंड को उनके स्कैनिंग डिवाइस पर खुद को डालना होगा और वे शायद उस पर उसका असली नाम देख लेंगे। ये जानकारी उसके दुश्मनों तक पहुंचेगी या नहीं, ये बहस का मुद्दा था। माना जाता है कि बैंक इस बारे में बहुत चुप थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पिता को यह जानकारी नहीं मिलेगी। शायद वह इस वजह से कल्ट से सुरक्षित थे क्योंकि उन्हें उसका असली नाम या ऑर्डेन एस्टेट से उसका जुड़ाव नहीं पता था। हाँ, किस्मत से मेरे पास अभी भी मेरा बैंक कार्ड है। ल्यूसिल ने एक गहरे रंग का कार्ड दिखाते हुए कहा जिस पर कुछ अजीब लिखा था। रोलैंड की आंखें एक सेकंड के लिए चमक उठी जब उसने देखा कि उस पर कई छोटे छोटे रून्स थे, लेकिन उसने एक और चीज भी देखी जो पहली बार हुई थी। यह एक रूनिक आइटम है, लेकिन मैं इसे डीबन नहीं कर सकता। ल्यूसिल गर्व से खड़ी होकर उसके चेहरे के ठीक सामने कार्ड दिखा रही थी। इससे उसे सब कुछ ठीक से देखने में मदद मिली। फिर भी जब उसने अपने होश पर जोर डाला तो उसकी डीपिंग स्किल उसे सही रास्ता नहीं दिखा पाई। यह साफ था कि यह एक रूनिक आइटम था, लेकिन रून्स बहुत छोटे थे। अगर कुछ बड़े रून्स बाहर नहीं निकले होते तो उसे यह बताने में मुश्किल होती कि यह असली रूनिक आइटम है। इसका मतलब 2 बातें हो सकती हैं, या तो यह कोई असली रूनिक आइटम नहीं था और इसलिए उसकी स्किल काम नहीं कर रही थी। दूसरी संभावना यह थी कि वह यह मानने को ज्यादा इच्छुक था कि यह आइटम उसके स्किल लेवल से ऊपर था। वह कार्ड, यह क्या है?
अरे ये क्या सर, वेलेंड ने कभी ऑब्सीडियन बैंक कार्ड नहीं देखा। ल्यूसिल को पता नहीं चला, लेकिन रोलैंड अपनी डिबगिंग स्किल से इस आइटम को स्कैन करने की कोशिश करते हुए आंखें सिकोड़ रहा था। अगर वह अपनी आंखों में बहुत सारा माना फोकस करता तो उसे स्कीमेटिक की धुंधली इमेज दिख सकती थी। ये पूरी नहीं थी और कुछ भी समझने से पहले ही लगभग तुरंत फीकी पड़ गई। लेडी लुसिले, ये थोड़ा। रॉबर्ट ने अजीब से भाव से नीले बालों वाली लड़की की ओर देखा। ओह, मेरा ऐसा मतलब नहीं था सर। वेलेंड, इस ब्लैक कार्ड को एनालाइज करने की कोशिश में अपना 30% माना खर्च करने के बाद रोलैंड ने गुस्से में जवाब दिया। बातचीत से ऐसा लगा जैसे ल्यूसिल का इशारा था कि वह इतना अमीर नहीं है कि इनमें से कोई कार्ड ले सके या इससे भी बुरा, बैंक जा सके। मुझे यकीन है कि बैंक सर वेलेंड को क्लाइंट के तौर पर स्वीकार कर लेगा। पहचान की सख्त जरूरत के अलावा बैंक हमेशा पूरी तरह से बैकग्राउंड चेक करता था। वे कभी कभी जादूगरों का भी इस्तेमाल करते थे जो किसी व्यक्ति के अतीत को देखकर पता लगा सकते थे कि वह कोई भेस बदल कर तो नहीं आया है। जाहिर है, इससे सिर्फ अमीर लोग और व्यापारी ही बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाए। इस बात पर आम सहमति थी कि सही बैंक कार्ड मिलने के बाद ही कोई व्यापारी खुद को अमीर समझ सकता है। अगर कोई अमीर घराने का हो तो ऐसा कार्ड मिलना बहुत आसान था। बैकग्राउंड चेक भी बहुत आसान था। नहीं, ये ठीक है, मुझे ऐसे कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, रोलैंड ने जवाब दिया, जबकि ल्यूसिल ने अपने हाथ इधर उधर घुमाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि लड़की को अभी तक अच्छी जिंदगी की मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ा था। वह उसके जैसे किसी को भी बहुत अच्छी लग रही थी, जिसे कुछ हद तक एक आम आदमी माना जाता था, लेकिन फिर भी वह सिर्फ एक आम आदमी ही था। लेडी ल्यूसिले का प्रस्ताव है कि आप हमारे साथ बैंक चले। बैंक में? हाँ, हो सकता है मेरा पर्स खो गया हो, लेकिन ये कार्ड मैंने मेयर के घर पर छोड़ दिया है। ल्यूसिले जल्दी से संभल गई, लेकिन थोड़ा शर्मा गई। ऐसा लग रहा था कि वह अपना सारा सामान तहखाने में नहीं ले गई थी। उसके हाथ में जो कार्ड था वह उसके अलावा किसी और के काम नहीं आएगा, इसलिए उसे खोना भी ठीक था। मुझे इस रूनिक फौज के लिए और सामान खरीदना होगा। भले ही रोलैंड इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे और फंड की बहुत जरूरत थी। गिल्ड से मिले बोनस के बाद भी उसके पास काफी फंड नहीं था। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिनमें वह अपना समय लगाना चाहता था, लेकिन काफी गोल्ड नहीं था। इन दोनों से मिले इनाम के बिना उसे शायद अपने गोल इन प्रोजेक्ट जैसी ज्यादा जरूरी चीजों में अपना समय लगाने से पहले बेचने के लिए रूनिक आइटम बनाने में महीनों बिताने पड़ते। सर, कृपया इसे भी ले लीजिए। वेलेंड, यह क्या है? उसने पूछा जब ल्यूसिल ने उसे एक रोल किया हुआ स्क्रॉल दिया। पहले तो उसे लगा कि यह किसी तरह का स्पेल स्क्रॉल है, लेकिन लेडी ने कुछ और कहा। ये मेरे अपने मैजिक क्रिस्टल के सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे हम यहां से जाने के बाद भी रूनिक थ्योरीज एक्सचेंज कर पाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो ल्यूसिल रोलैंड को अपना फोन नंबर दे रही थी। हर मेज के पास अपनी खास क्रिस्टल बॉल थी जिससे वे जुड़े हुए थे। स्क्रॉल पर एक एनकोडेड जादुई नंबर था जिसे रोलैंड इस्तेमाल कर सकता था। वह एक टियर 1 मेज था, इसलिए वह कम्युनिकेशन के लिए बनी किसी भी तरह की क्रिस्टल बॉल का आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। रूनिक सिद्धांत। शायद मैं आपको प्रोफेसर से भी मिलवा सकूं। प्रोफेसर, रुको, आप चाहते हैं कि जब आप जाएं तो मैं आपको फोन करूं? क्या मैं नहीं कर सकता? रोलैंड के सवाल पूछने के बाद ल्यूसिल ने थोड़ा मुंह बनाया। रॉबर्ट ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रेनस्मिथ को कांटेक्ट में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में यह एक बहुत अच्छा कनेक्शन था जिसे रोलैंड बढ़ा सकता था। ज्यादातर लोग एक होनहार टियर 2 मेज के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लड़ेंगे। उसके लिए कई अच्छे मौके इंतजार कर रहे थे। वह शायद मैजिक एकेडमी से भी कनेक्शन बना ले, जिसमें शायद रूनिक स्क्रिप्चर्स का एक पूरा सेक्शन हो। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, रॉबर्ट के साथ उसके रिश्ते। रॉबर्ट भी बता सकता था कि जेल में जाने के बाद दोनों के बीच रिश्ता कुछ गहरा हो गया था। उनका भविष्य मुश्किलों भरा था क्योंकि रॉबर्ट के पास अपने रईस होने के साथ साथ वह रुतबा नहीं था। सिर्फ तीसरा बेटा होने और आम व्यापारी परिवार से होने के कारण उसके पास ज्यादा फायदा नहीं था। उसके पास बस यही असली मौका था कि अगर वह अपने पिता की तरह पहले भी बहुत सारी मिलिट्री मेरिट हासिल कर ले। क्या आपके पास अधिक रूनिक ज्ञान तक पहुंच है? उसने पूछा क्योंकि इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। जब वह ल्यूसिल के कांटेक्ट में रहता था तब भी इसका मतलब यह नहीं था कि रॉबर्ट उसके हर कदम पर नजर रखेगा। वे दोनों अलग अलग एकेडमी में जाते थे और अलग अलग शहरों में रहते भी थे। यह अजीब नहीं होगा अगर दोनों का रिश्ता सिर्फ चिट्ठियों और जादुई कॉल के जरिए ही रहा हो। हमारे इंस्टीट्यूट में एक जानकार रूनिक मेज भी है। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर को रून्स बनाने का आपका तरीका पसंद आएगा। लगता है ये प्रोफेसर एक रूनिक मेज था। मेज के नजरिए से उसकी रिसर्च में मदद करने के लिए कुछ सही जानकारी उसकी तरक्की को कई साल तेज कर सकती थी। यह कोई बुरी डील नहीं लग रही थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसे इसके लिए कुछ नहीं करना था। इस बार डंजन में कोई कॉन्ट्रैक्ट और खतरनाक एक्सपीडिशन नहीं थे, ये सेफ लग रहा था। मैं इस बारे में सोचूंगा। रोलैंड ने स्क्रॉल को अपने स्पेशल बैग में डालते हुए सिर हिलाया। यह अपने लिए एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल लेने का भी अच्छा मौका होगा। बहुत बढ़िया सर। वेलेंड, चलिए बैंक की ओर चलते हैं। सोचने के बाद उसके पास और पैसे लेने से मना करने की कोई असली वजह नहीं थी। वह बैंक कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा होता और वे उसकी पहचान नहीं कर पाते। यह देखने का भी एक अच्छा मौका था कि ऐसे बैंक के अंदर का हिस्सा कैसा दिखता है। वे चलने लगे। ल्यूसिल हमेशा की तरह काफी बातूनी थी, जबकि रॉबर्ट ने बस सिर हिलाया और उसकी बातों से सहमत हो गया। हैरानी की बात है कि इस बार थीम रूम्स नहीं बल्कि कालकोठरी में बिताए समय को याद करना था। हमेशा की तरह रोलैंड बात करने वालों में से नहीं था। उसे ऑब्सीडियन बैंक कार्ड में ज्यादा दिलचस्पी थी, जिस पर वह अपनी डिबगिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। डार्क कल्ट के खिलाफ भी वह उस डिवाइस में रून्स देख पा रहा था जिसने उसे एक भ्रम में फंसा दिया था। उस समय के बारे में सोचते हुए उसे अनुभव नहीं था, लेकिन अब वह कुछ हद तक इसकी कीमत समझ सकता था। यह एक बड़े ग्रेड का आइटम था जो इसे टियर 3 क्लास के साथ रखता था। इसका मतलब था कि यह कार्ड उससे ऊपर था, या तो और भी बड़ा आइटम या ग्रैंड लेवल का।
उसे जो पता था उसके हिसाब से ये बैंक कार्ड अमीर लोगों को दिए जाते थे जिनमें एक तय रकम लिखी होती थी। जो आदमी यह कार्ड बनवाता था वह बैंक में बहुत सारा सोना जमा करता था। फिर बैंक उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काटकर उस आदमी को ये कार्ड दे देता था। दूसरे बैंकों में इन कार्ड को पढ़ा जा सकता था और क्लाइंट कैश निकाल सकता था। यह उसकी पुरानी दुनिया के डेबिट कार्ड जैसा ही था, बस फर्क ये था कि लेन देन का हिसाब रखने के लिए इंटरनेट नहीं था। इस्तेमाल के बाद बैंक में कार्ड से पैसे कट जाते थे, लेकिन ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं था जिसमें दूसरे लोग अपना पैसा जमा कर सकें। ये बस ट्रैवल करते समय पैसे सुरक्षित रखने का एक तरीका था। कोई भी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता था और कोई भी व्यक्ति हमेशा उस बैंक में वापस जा सकता था जहां कार्ड बनाया गया था। वहां अगर उनके कार्ड के साथ कभी कुछ हुआ तो वे अपना पैसा वापस पा सकते थे। हालांकि इस प्रोसेस में महीनों लग सकते थे, क्योंकि किसी को किंगडम के सभी बैंकों से यह चेक करना पड़ता था कि कार्ड का कभी इस्तेमाल हुआ था या नहीं और क्लाइंट झूठा तो नहीं है। उसके बाद ही नया कार्ड बनाया जाता था और उसमें नई फीस जोड़ी जाती थी। सोने के सिक्कों से भरा बड़ा पर्स लेकर घूमने के बजाय इसे रखना ज्यादा सुरक्षित था। कार्ड को कई तरीकों से छिपाया जा सकता था, जिससे सुरक्षा भी बढ़ जाती थी। हम यहाँ हैं। वे एक बड़ी बैंक बिल्डिंग के सामने खड़े थे। ये बिल्डिंग एकदम सफेद थी और मजबूत पत्थर से बनी थी। बड़े खुले हिस्से के सामने खंभे थे, जिससे ये स्ट्रक्चर कुछ पुराने ग्रीक आर्किटेक्चर की याद दिलाता था। इसकी वजह से यह ज्यादा पुराने जमाने की दिखने वाली बिल्डिंगों के आसपास भी एक अलग पहचान रखता था। उसके सामने 4 गार्ड खड़े थे। उन्हें पहचाने बिना भी वह बता सकता था कि वे काफी काबिल थे। जैसे ही ग्रुप पास आया, गार्ड रास्ता बंद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही कार्ड दिखाया गया वे साइड में चले गए। मेरे पीछे आओ। अंदर जाते समय ल्यूसिल किसी वजह से काफी खुश थी। अंदर उसने एक चमकदार मार्बल का फर्श देखा। किनारों पर टॉर्च की जगह कुछ लाइट क्रिस्टल थे जो अभी चमक रहे थे। सबसे पहले उसने बड़े बड़े खंभों पर ध्यान दिया जो आगे का रास्ता बना रहे थे। फिर किनारों पर कुछ ऐसा था जिससे वह परिचित था, लोहे के गोलेम। कुल मिलाकर 4 थे और शायद यही मुख्य बचाव की लाइन थी जो ये बैंक दे रहा था। जब ल्यूसिल और रॉबर्ट आगे बढ़े तो उसने इन रूनिक डिवाइस को देखने के लिए अपनी स्पीड धीमी कर ली। इस बार उसकी डीपगिंग स्किल ने ठीक काम किया और वह सभी बाहरी रूनिक ट्रेस और बड़े रून्स देख सका। वे एक जैसे हैं, लेकिन उन वकर गोलेम से बेहतर क्वालिटी के हैं जिन्हें मैंने पहले देखा है। मैं आपका ऑफिशियल अल्ब्रुक बैंक में स्वागत करता हूं। स्टाफ की कमी के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम अभी भी बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में हैं। वे एक अच्छे कपड़े पहने हुए एल्विन आदमी से मिले। उसने एक गहरा टैलेट सूट पहना हुआ था जिससे वह कुछ एक हाई क्लास बटलर जैसा लग रहा था। शुभ दिन, मैं कुछ कॉइन निकालना चाहता हूं। ल्यूसिल ने प्यार से सिर झुकाया, जबकि रॉबर्ट ने भी उस आदमी की तरफ सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी दूसरी सैलरी मिलने का समय आ गया है। उसके पास इतना कैश था कि वह सच में अपनी वर्कशॉप को बढ़ाना शुरू कर सकता था। ज्वाइन करें हमारा चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल चैप्टर 132 शॉपिंग के लिए बाहर। रोलैंड ने अपनी थैली पर नजर डाली जिसमें कई सोने के सिक्के थे। वह अपने कंधे के ऊपर से देखने लगा, ये सोचकर कि क्या चोरों के गिरोह का कोई उसे रॉबर्ट और ल्यूसिल दोनों के साथ बैंक से बाहर आने के बाद निशान लगा लेगा। खुशकिस्मती से उसे अंधेरे में कोई परछाई नहीं दिखी। बैंक के आसपास खड़े गार्ड ने पक्का किया कि किसी भी शक वाली चीज को जगह से हटा दिया जाए। ये बिल्डिंग भी शहर के सबसे अंदर के इलाके में थी। अंदर जाने के लिए एक आदमी को एक और गेट पार करना पड़ता था जो एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। ये हाल ही में बना था और ज्यादातर अमीर व्यापारी शहर के इसी हिस्से में रहते थे। इससे जाहिर है कि जो गरीब लोग पहले यहाँ रहते थे वे झुग्गियों में चले गए, जिन्हें हमेशा की तरह मेन सड़कों से दूर रखा जाता था। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, रोलैंड ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह जाकर अपनी जरूरत के सामान की लिस्ट बना सकता था। उसके पास गिल्ड मास्टर से मिले नए क्राफ्टिंग स्कीमेटिक्स को देखने का भी समय नहीं था। रॉबर्ट के यहाँ होने से भी दिक्कत थी। अभी के लिए वह अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहा था, लेकिन ये बदल सकता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि रॉबर्ट को कुछ शक हो रहा था। यह ज्यादातर ल्यूसिल के यहाँ होने की वजह से था। यह साफ था कि वह प्यार में पागल था और उसके दिमाग में गुलाबों का ढेर था जो उसे बिजी रखे हुए था। रुको सर, वेलैंड। क्या आपको कुछ और चाहिए था? रोलैंड ने सड़क पर उतरते हुए पूछा। हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन वो मेरी तरफ से नहीं है। ल्यूसिल ने उस नाइट की तरफ देखा जो उसके साथ था। रोलैंड ने अपना सिर अपने भाई की तरफ घुमाया जो तुरंत उसकी नजर से बच गया। वह अचानक इतना शर्मीला क्यों हो गया है? रॉबर्ट के अगले शब्दों से शक वाला व्यवहार तुरंत समझ आ गया। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या आप वैसी ही रूनिक शील्ड बना सकते हैं जैसी आपने मुझे डंजन में उधार दी थी? मैं इसे बनाने का सारा खर्च जरूर उठाऊंगा। उसने कुछ सिक्कों से भरी एक बोरी निकालते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ढाल बनाऊं? हाँ, हम यहाँ अगले 6 दिनों तक रहेंगे। क्या यह एक दिन बिताने के लिए काफी समय नहीं है? रॉबर्ट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने रॉबर्ट को जो शील्ड दी थी वह छिपे हुए तहखाने वाले हिस्से से निकलने के बाद ज्यादातर स्क्रैप मेटल में बदल गई थी। बाद में उसे वह वापस दे दी गई, लेकिन वह उससे सिर्फ इतना ही कर सका कि उसे पिघलाकर डीप स्टील वापस पाले। असल में शुरू से शील्ड बनाने के लिए 6 दिन काफी थे। उसे बस मेटल का एक मोटा टुकड़ा चाहिए था जिसे वह शील्ड के आकार में काट सके और फिर अपने हथौड़े से उसे और आकार दे सके। हैंडल और कुछ माना स्टोन लगाना शायद ज्यादा मेहनत वाला काम था, क्योंकि इसके लिए ज्यादा कंट्रोल की जरूरत थी। फिर सिर्फ रनस्मिथिंग बचेगी। इसे वह शायद अपने अभी के स्किल लेवल से 1 या 2 दिन में खत्म कर सकता है। अपने ज्यादा माना रिजर्व के साथ वह शायद बिना ज्यादा ब्रेक लिए इसे पूरा कर पाएगा। ये रून्स की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ कमजोर रून्स वह कुछ घंटों में बना सकता है। 6 दिन शायद थोड़े। उसने झूठ बोला क्योंकि उसने ऑफर को मना करने की कोशिश की। अगर वह ऐसा कर भी सकता तो भी वह अपने भाई के साथ बातचीत कम से कम करना चाहता था। यह आधा झूठ था, ये देखते हुए कि वह पहले कुछ और प्रोजेक्ट्स करना चाहता था। शील्ड बनाना उसके दिमाग में नहीं था। यह मुश्किल होगा। क्या ऐसा है? ये तो शर्म की बात है।
ऐसा लगा कि रॉबर्ट ने इस बारे में बहस भी नहीं की क्योंकि उसने मना कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि रोलैंड इस मुश्किल से बच पाता, एक बहुत ज्यादा जोश में आइस मेज बोल पड़ा। कैसा रहेगा कि हम स्टोर से एक अच्छी शील्ड खरीद लें और सर वेलेंड उसमें अपने रून्स जोड़ दें। इससे बहुत समय बचेगा। अच्छा, रोलैंड थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। क्या ये संभव होगा? ल्यूसिल को देखते ही रॉबर्ट की आंखें उम्मीद से चमक उठी। हाँ, ज्यादातर रनस्मिथ सिर्फ रन बनाने पर ध्यान देते हैं। सर वेलेंड को पूरी शील्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी स्किल से उसे इसे पूरा करने में कुछ दिनों से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना सर वेलेंड? ल्यूसिल ने रोलैंड को बड़ी मुस्कान के साथ देखा जैसे उसने उसे कोई अच्छी सलाह दी हो। वह एक पपी की तरह लग रही थी जो प्यार पाना चाहती थी लेकिन वह उसे मारना चाहता था। मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। वह पूरी तरह से बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। वह अभी भी एक ऊंचे रुतबे वाली नेक औरत से बात कर रहा था। वह मैजिक अकेडमी में जाने और ज्यादा रूनिक नॉलेज पाने का उसका टिकट थी। उसे दूर करना समझदारी नहीं होगी। वह अभी भले ही बहुत फ्रेंडली लगे लेकिन उसके जाने के बाद ये बदल सकता है। बहुत बढ़िया, क्या आप कोई अच्छी दुकान जानते हैं सर वेलेंड? ल्यूसिल ने पूछा जबकि रोलैंड अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था और रॉबर्ट के साथ अपनी बातचीत को कैसे कम से कम किया जाए। अच्छी दुकानें, मैं ज्यादातर अपने असिस्टेंट को रिसोर्स खरीदने के लिए भेजता हूं और मैं अपने हथियार भी खुद बनाता हूं। वह कुछ लोहार की दुकानों पर सिर्फ ये देखने गया कि शहर की बनावट कैसी है। उसने ये देखने के लिए किया कि क्या वह कोई नया रूनिक डिजाइन उधार ले सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बड़ी हथियार और कवच की दुकानें हैं। मुझे पक्का नहीं पता कि कौन सी सबसे अच्छी होगी। हमें कम से कम एक गहरी स्टील की ढाल की जरूरत होगी। रोलैंड ने रॉबर्ट की ओर मुड़कर सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप किस तरह के रून्स लिखवाना चाहेंगे? क्या आप मल्टीपर्पस आइटम चाहेंगे या ऐसा जो किसी खास चीज पर फोकस करे? दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बहुउद्देशीय, रॉबर्ट ने पूछा क्योंकि उसे पक्का नहीं पता था कि रोलैंड किस बारे में बात कर रहा है। लोगों को मिलने वाले ज्यादातर जादुई सामान पर एक या दो जादू के जादू होते थे। कवच के सूट को ज्यादातर समय एक बफिंग रून दिया जाता था जिससे यूजर की ताकत बढ़ जाती थी। फिर इसमें एक एक्टिव स्किल भी होती थी जैसे मैजिकल शील्ड जिसे कमांड पर एक्टिवेट किया जा सकता था। रोलैंड का अपना आर्मर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिसके पास रूनिक क्राफ्टिंग स्किल न हो। आइटम के अंदर रूनिक कोड के एक्सेस के बिना उनके सभी फीचर्स को एक्टिवेट करना नामुमकिन होगा। यही वजह थी कि जब रॉबर्ट ने पहले अपनी रूनिक शील्ड का इस्तेमाल किया था तो वह उसके केवल एक ही इफेक्ट को एक्टिवेट कर सका था जिसे रोलैंड ने डिफॉल्ट के तौर पर सेट किया था। हाँ, मैं शील्ड के हैंडल पर एक्टिवेशन रून लगा सकता हूँ। आपको स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए बस अपना माना एक्टिवेशन रून की तरफ फोकस करना होगा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रून नहीं लगाऊंगा, जितने ज्यादा होंगे शील्ड उतनी ही जल्दी खराब होगी। इस जानकारी से उनकी कुछ टेक्निक पता चली। यह उन्होंने ज्यादातर तब सीखा था जब वह एक रूनिक लोहार थे और जब उन्हें क्रिएटिव होना पड़ता था। वहां उन्होंने बस हथियारों में ऐसी जगहें इस्तेमाल की कि जब कोई व्यक्ति उनमें अपना माना इंजेक्ट करता था तो मनचाहा असर एक्टिवेट हो जाता था। बहुत बढ़िया, एक मल्टीपर्पस रूनिक स्ट्रक्चर। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये काफी मुश्किल भी है अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि रनस्मिथ को पहले से बने रूनिक स्ट्रक्चर को हथियार में फिट करने के लिए कस्टमाइज करना होगा। यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको बस स्कीमेटिक्स में थोड़ा बदलाव करना होगा। योजना में बदलाव। रोलैंड की बात पर ल्यूसिल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं और वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने पहली बार उसका रूनिक आर्मर देखा हो। क्या मैंने इस दुनिया के बेसिक रूनस्मिथ के रूनिक ज्ञान को ज्यादा समझ लिया था? रोलैंड ने खुद से सीखा था लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ऐसा चाहता था। इस वजह से उसे अभी भी पता नहीं था कि दूसरे रूनस्मिथ कैसे काम करते हैं। उसने उन सभी स्कीमेटिक्स के बारे में सोचा जो उसने दुकानों से उठाए थे। उस समय उन्होंने इसका कारण सिर्फ स्टोर के अंदर के हिस्सों में न जा पाना बताया था। उन्हें लगा कि ये रूल्स बस बेसिक चीजें हैं जिन्हें हर कोई इस्तेमाल करता है और फिर ज्यादा अच्छे असर के लिए उन्हें बदल दिया जाता है। ल्यूसिल जिस तरह से बर्ताव कर रही थी उससे ये सच नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले से बने रून को बदलना कोई आसान काम नहीं था। सोलारिया, सर आप सच में बहुत होशियार होंगे। वेलेंड, मुझे बस प्रोफेसर को इस बारे में बताना है। मुझे यकीन है कि आप दोनों के पास एक दूसरे को सिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। लड़की एक बहुत ज्यादा जोश में कीचड़ वाले राक्षस की तरह उछलने लगी। बातचीत जारी रखने से पहले उसे शांत होने में कुछ पल लगे। क्या हम किसी दुकान पर जाकर सर के लिए एक शील्ड ले आए? रॉबर्ट यहाँ है। हाँ हाँ, ढाल। ग्रुप ने हाँ में सिर हिलाया और आखिर में वे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ गए जहाँ ज्यादातर हथियार और आर्मर की दुकानें थी। जैसा कि उम्मीद थी उनमें से ज्यादातर बौने चला रहे थे। तभी एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मोलगुड की कवच की दुकान में आपका स्वागत है, आप कैसे मदद कर सकते हैं? रॉबर्ट को अंदर आते देख एक मजबूत बौने ने पूछा, लेकिन जब उसने रूनिक कवच पहने एक अजीब दिखने वाले रूनस्मिथ को देखा तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। अरे तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारे पास अपनी फैंसी लोहार की दुकान नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? जरूर है। अब गिट। इससे पहले कि वे किसी भी उपलब्ध शील्ड के बारे में पूछ पाते, गुस्सैल बौने ने ग्रुप को भगा दिया। उन्होंने इसका कारण बौने का खराब रवैया बताया। रॉबर्ट को वापस अंदर जाने से रोकना जरूरी था। उसकी नजर में यह उसकी लेडी के प्रति साफ तौर पर बेइज्जती थी। किस्मत से वह उसे इसके उल्टा समझाने में कामयाब रही। यह अजीब था। रोलैंड को लगा कि शायद ये बौना उसे पसंद नहीं करता या कुछ और। अभी के लिए वे बस अगली दुकान पर चले गए जिसे कोई दूसरा बौना चलाता था। रोलैंड के पहने हुए मुश्किल रूनिक गॉन्टलेट्स को देखकर इसने भी वैसा ही रिएक्ट किया। ये साफ था कि वे अब तक जान गए थे कि वह कौन है और उन्हें ये पसंद नहीं आया कि वह उनकी दुकानों में आ रहा है। इन बौनों को क्या हो गया है? ये तीसरी दुकान है। हाँ, वे बहुत बदतमीज हैं। क्या हमें मेयर से शिकायत करनी चाहिए? रॉबर्ट और ल्यूसिल को पक्का नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब रोलैंड को कारण का पक्का पता चल गया था। यह मेरी गलती है सर, यह आपकी गलती है। वेलेंड, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक इंसान हूं और मैंने एडवेंचरर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ड्वार्फन यूनियन ने शायद मुझे उनके सभी स्टोर से बैन करने का ऑर्डर दिया होगा। रोलैंड को यूनियन को देना पड़ा। जब वह जंगल में एक उभरता हुआ कारीगर था तब वे उसके साथ कुछ हद तक न्यूट्रल थे। अब दूसरी तरफ जैसे ही उसने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने उसके साथ लड़ाई करने का फैसला कर लिया। इसका मतलब ये भी था कि उसे मार्केट में अच्छे दाम मिलने में मुश्किल हो सकती थी। उसे कुछ नॉन ड्वार्फन व्यापारियों से संपर्क करना होगा। बॉने संग, वे क्यों? ल्यूसिल को समझ आ गया कि यह सब क्या है और उसने गुस्से में पैर पटका। दूसरी तरफ रॉबर्ट को रून्स या लोहार के काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे यूनियन के खिंचाव के बारे में पता नहीं था। जल्दी से समझाने के बाद वह भी इस चेहरे को देखकर पागल लग रहा था। ये ठीक है, ऐसा होना ही था। बॉने ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। रोलैंड को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही गुजारा करने के लिए काफी जानकारी थी। एक गिल्ड भी थी जो शायद उसे सही दाम पर सामान देती अगर उसे सच में मार्केट से बैन कर दिया जाता। ऐसा तरीका किसी कम अनुभवी और कम अनुभवी कारीगर पर भी काम कर जाता, लेकिन अब वह कुछ हद तक जम चुका था। बॉने सभी कवच की दुकानें नहीं चलाते हैं। मुझे लगता है कि एक जगह थी जिसके बारे में मेरे सहायक ने मुझे बताया था, हम वहां कोशिश कर सकते हैं। अगर सब विफल हो जाता है तो लेडी ल्यूसिल आपको मेरे बिना खुद ही ढाल खरीदनी होगी। बेहतर होता अगर रोलैंड उनके साथ होता ताकि वह लाइनअप से सबसे अच्छी शील्ड चुन सके, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो भी ठीक था। शुरू में उसे यह शील्ड बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ओह, एक नॉन ड्वार्फन दुकान, ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मेरे असिस्टेंट ने हमेशा मुझे वहां जाने के लिए कहा क्योंकि वहां का सामान बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। तो वे साफ सुथरा सामान लेकर इस दुकान की ओर चल पड़े। ये सफर उन्हें शहर के अमीर हिस्से से दूर ले गया और ज्यादातर आम लोगों की जगह पर ले गया। दुकान जल्द ही दिखने लगी और उस पर एक खास निशान था जिस पर बड़े सींगों वाला एक बेल बना था। यही वह स्थान है, क्षमा करें। रोलैंड सबसे पहले अंदर आया क्योंकि वह आगे चल रहा था। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने अपनी लेडी के लिए दरवाजा खुला रखा जो बस खिलखिला रही थी। अंदर से थोड़ा अंधेरा लग रहा था, लेकिन ये पक्का एक आर्मर शॉप थी जिसमें कुछ शील्ड डिस्प्ले पर रखी थी। नमस्ते, आप इस टॉरस स्मिथी में क्यों आए हैं? इस दुकान में घंटी की एक अजीब सी आवाज गूंजी और उसके बाद एक औरत जैसी आवाज आई। जब वह मुड़ा तो उसे बेहतरीन सामान का मतलब समझ आया जिसके बारे में उसका असिस्टेंट बात कर रहा था। तो इसलिए वह बेवकूफ जब भी इस स्टोर के बारे में बात करता था तो हमेशा एक 13 साल की स्कूल गर्ल की तरह शर्मा जाता था। उसके सामने एक बड़ी औरत खड़ी थी। वह कम से कम 2 मीटर लंबी थी और उसके सिर पर बड़े नुकीले सींग थे। उसके बाल काले और सफेद रंग के थे। उसके पैर लंबे काले लेदर के बूट से ढके हुए थे। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके खुर वाले पैर होंगे, लेकिन जो आकार वह देख रहा था उससे लगा कि उसके पैर रेगुलर थे। उसके सामने खड़ी औरत के पास काफी ताकत थी जो एक बड़े स्मिथिंग एप्रन में मुश्किल से आ रही थी। उसकी स्किन थोड़ी डार्क थी और कैरामल जैसी दिख रही थी। वह काफी टोन थी और थोड़ी मसल्स भी थी। ये साफ था कि उसके हाथ भारी हथौड़ा चलाने में अच्छे थे। घंटी की आवाज का सोर्स इस औरत के गले में बंधी एक काउबेल जैसी एक्सेसरी से भी पता चला। हाँ, मेरा दोस्त यहाँ एक ढाल खरीदना चाहता है। आपके दोस्त? बड़ी महिला रॉबर्ट की ओर मुड़ी और उस जवान आदमी के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। बुरा नहीं है, मैं तुम्हें 8 दूंगा। आपको वहां ढालें बहुत सुंदर लगेंगी, अपना समय लें। उसने रॉबर्ट को सही दिशा में इशारा किया। साफ था कि उस जवान आदमी को ऐसी औरतों की आदत नहीं थी, इसलिए उसने जानकारी समझने में थोड़ा समय लिया। उसकी लेडी साथी ने प्यारा सा मुंह बनाया इससे पहले कि वे दोनों सामान देखने के लिए चले गए। फिर बीस्ट वुमन रोलैंड की ओर मुड़ी। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी ठुड्डी रगड़ी। आपकी आवाज बहुत अच्छी और गहरी है, लेकिन आपका चेहरा देखे बिना मुझे अभी आपको 6 देना होगा। ओह ठीक है। रोलैंड को सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। औरत स्टोर काउंटर के पीछे खड़ी होकर बस हंस रही थी। फिर वह आगे झुकी जिससे एक उछलती हुई जगह और ज्यादा दिखने लगी। आप जरूर विलेंड द रनस्मिथ होंगे, आप यहाँ मशहूर हो रहे हैं। लेकिन शायद इसके लिए बदनाम शब्द बेहतर होगा। तो मैंने सुना है, ऐसा नहीं लगता कि आपको यूनियन के बैन की ज्यादा परवाह है। हाँ, वो बौने जंगली सुअर को भी चोद सकते हैं, उन्हें लगता है कि पूरा मार्केट उनका है। बौनों की बात करें तो तुम उस लाल बालों वाले बंदे को अपने साथ नहीं लाए, है ना? बर्नर? नहीं, क्या उसने कुछ किया? ऐसा लग रहा था कि लोगों को पहले से ही पता था कि वह और बर्नर जंगल में रह रहे हैं। यह अच्छी बात थी क्योंकि इससे लोग उसके असिस्टेंट पर दोबारा हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हे, मुझे लगता है नेवले ने आपको नहीं बताया। रोलैंड सोच रहा था कि यह सब क्या है। उसे याद था कि एक दिन बर्नर अपनी आंख में चोट लगने के बाद वापस आया था। उसने बस उसे बताया कि बार में कुछ शराबियों से उसकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन शायद इसके लिए कोई और जिम्मेदार था। मुझे अपने कर्मचारियों के व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या उन्होंने आपकी दुकान को कोई नुकसान पहुंचाया? दुकान पर नहीं, दूसरी तरफ मेरे गर्व के लिए। क्या तुम सच में इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? औरत ने होंठ चाटते हुए जवाब दिया। माहौल बदलते ही रोलैंड थोड़ा चौंक गया। इससे पहले कि दोनों तरफ से कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट हो पाता, रॉबर्ट हाथ में शील्ड लेकर वापस आ गया। ये ढाल अच्छी लग रही है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, वेलैंड? रोलैंड का सिर तेजी से एक तरफ घूम गया। जैसे ही उसने अपना ध्यान रॉबर्ट की तरफ किया, उसे यकीन था कि उसने उस औरत को जीभ चटकाते हुए सुना होगा। ठीक लग रहा है। ये शील्ड एक बड़ी पतंग की शील्ड थी जो आंसू की बूंद के आकार की थी। ये गहरे स्टील से बनी थी और असल में हाई क्वालिटी की थी। बहुत बढ़िया, हम इसे ले लेंगे। मुझे लगता है कि आपको क्वालिटी पर अच्छी नजर है, शुगर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे रैप कर दूं? औरत ने रॉबर्ट का मजाक उड़ाया जो अभी भी कंफ्यूज था। जल्द ही पार्टी दुकान से चली गई। लेडी लोहार ने उन्हें एक चमकदार मुस्कान के साथ विदा किया। हालांकि यह मुस्कान ज्यादातर उस हाथ पर थी जिसमें चमकदार सिक्के भरे थे जो अब उसके हाथ में थे। ज्वाइन करें हमारा चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोवेल चैप्टर 133 रूनिक शील्ड।
पहले मुझे ये काम खत्म कर लेना चाहिए। रोलांड हाथ में शील्ड लेकर घर वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बिगड़ेल होने के लिए डांटा। बर्निर ने बस इतना बताया कि उसने दुकान वाली औरत को पीछे से हल्का सा थपथपाया था जब वह उसके सामने झुकी हुई थी। उसे बर्निर की सुरक्षा की चिंता होने लगी क्योंकि अगर वह बीस्ट वुमन चाहती तो शायद बर्निर की गर्दन को पके खरबूजे की तरह कुचल सकती थी। उसने उसकी क्लास पर नजर डाली और पाया कि उसने ब्लैकस्मिथ क्लास के साथ मिलकर टे 1 पर वॉरियर क्लास का लेवल बढ़ाया था। उसका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा यूनिक था क्योंकि वह वेपनस्मिथ के 25 लेवल पार कर चुकी थी और अब 20 लेवल के साथ आर्मरस्मिथ बन गई थी। इसका मतलब था कि लेवल 100 पर वह फिर से क्लास बदल पाएगी, जिसके बारे में वह सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था। वह उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार लग रही थी और हो सकता है कि उसके कुछ नॉन यूनियन मर्चेंट से भी कनेक्शन हो जो उसकी मदद कर सके। ऐसा लगता था कि इस शहर के बौने उसे पूरी तरह से नापसंद करते थे। कुछ अच्छे लोहार थे जो उससे बेहतर रैंक के थे, कुछ तो टियर 3 के भी हो सकते थे, लेकिन उसके अलावा कोई रूनस्मिथ नहीं था। इससे आमतौर पर उसके सामान को बड़ा बूस्ट मिलता था क्योंकि उसे यहाँ पहले अडॉप्टर के अधिकार मिले थे। समस्या ड्वार्फन यूनियन की थी जो मार्केट के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करती थी। इसका ज्यादातर हिस्सा एडवेंचर गिल्ड के साथ डील करके ठीक किया जा सकता था। यहाँ तक कि यूनियन भी उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्हें अपने व्यापारियों और दूसरी चीजों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर एडवेंचर करने वालों की जरूरत थी। इसका मतलब यह नहीं था कि रोलैंड सब कुछ गिल्ड के जरिए खरीदना चाहता था, यह थोड़ा मुश्किल लगा। सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहना हमेशा एक अनचाहा मोड़ होता था। ऐसा लगता है जैसे मैं 1 साल के लिए चला गया था। रोलैंड ने अपनी वर्कशॉप खोली और उसे हमेशा की तरह घुटन भरी हवा मिली। दीवार पर लगे एक बटन को दबाकर इसे तुरंत ठीक किया गया। एक बटन लाइट जलाने के लिए था जबकि दूसरा बटन हवा को शुद्ध करने वाले खास रून्स को चालू करता था। आप कुछ ठंड और हवा के रून्स के साथ क्या कर सकते हैं? उसने गहरी सांस ली और उसे अपने फेफड़ों में ताजी हवा महसूस हुई। उसने जो रून बनाया था उससे किसी भी आग बनाने वाले को जलन हो सकती थी। ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करता था और असल में पर्यावरण के लिए अच्छा था। इससे रोलैंड के मन में भी एक आइडिया आया। अगर उसका गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तो वह शायद गिल्ड मास्टर को अपने कुछ रून्स इस्तेमाल करने के लिए मना सकता था। ल्यूसिल के साथ बातचीत और असली रूनिक ज्ञान से गुजरने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। यहाँ के रून्समिथ ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे। वे पुराने स्कीमेटिक्स पर ही टिके रहे और कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। हथियारों पर सभी रून एक ही तरह के थे और वे बस ग्रेड के हिसाब से अलग अलग थे। एक रूनस्मिथ रूनिक स्ट्रक्चर पर असर डालने के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वे अभी भी सबसे ज्यादा रेटिंग वाला रून बना सकते थे, लेकिन कम माना रिजर्व वाले किसी व्यक्ति के लिए आउटपुट कम कर सकते थे। वे इसका ठीक उल्टा भी कर सकते थे और इसे और तेज कर सकते थे। इससे लोगों को अपने बिल्ड में फिट होने वाले आइटम चुनने और चुनने की इजाजत मिलती। कुछ लोग कई अटैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना पसंद करते थे, जबकि दूसरे उसे एक बड़े अटैक पर निशाना साधते थे जो सही समय पर सबसे ज्यादा डैमेज दे। ये बेसिक शार्पनेस रून से किया जा सकता है। ये यूजर के ज्यादातर माना का इस्तेमाल करके ब्लेड को वन हिट किल स्किल में बदल सकता है। दूसरी ओर रेगुलर रून ब्लेड को चालू हालत में रखने और रून को टूटने से बचाने के लिए इसका बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह नए इनोवेटिव हथियारों के साथ मार्केट में आ सकता है। खास क्लास के हिसाब से बनाए गए हथियार जिनमें उनकी खासियतों का ध्यान रखा गया हो, जिनमें हर मौके के लिए कई फीचर्स हो और ऐसे भी जिनमें आखिरी हमले के लिए सारी सेफ्टी छोड़ दी गई हो। सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन मार्केट को समझने में उसे कुछ समय लगेगा। काम पर होने का समय। रोलैंड ने अपने वर्कबेंच पर 2 किताबें रखी। एक किताब पुराने स्क्रॉल से बंधी डोरियों वाली बाइंडर जैसी लग रही थी। इस किताब ने उसे दिखाया कि रूनिक फनेस कैसे बनाई जाती है जिसमें वह माना स्टोन्स को पिघला सकेगा। दूसरी किताब बहुत पतली थी क्योंकि उसमें कुछ एलॉय की रेसिपी थी। ये मैजिक एलॉय ऐसे काम करेंगे जैसे उनमें कोई इम्प्लांट किया हुआ माना स्टोन हो। इनके मिक्स होने की वजह से रूनिक स्ट्रक्चर असल में बहुत बेहतर काम करेंगे। इससे बहुत सारी जगह भी बचेगी क्योंकि माना स्टोन सॉकेट के लिए खास रूनिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होगी। इससे वह छोटे हथियारों जैसे फेंकने वाले चाकू या फेंकने वाले सितारों से रूनिक आइटम भी बना पाएगा। इस तरह के डिस्पोजेबल हथियार खतरनाक बम में बदल सकते हैं और साथ ही उनके यूजर की फेंकने और निशाना लगाने की स्किल से भी फायदा उठा सकते हैं। वह पैरालाइजिंग इफेक्ट और जहरीले इफेक्ट भी डाल सकता था, जिसके लिए चोर को चाकू किसी लिक्विड में डुबाने की जरूरत नहीं होती थी। इसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति भी उन्हें संभाल सकता था जो ज्यादा होशियार न हो, और उनके लिए भी यह काफी सुरक्षित था। इस स्मेल्टर को बनाने में कुछ समय लगेगा। रोलैंड ने क्राफ्टिंग की जानकारी से भरी किताबें बंद करते हुए एक आह भरी। स्मेल्टर के बजाय उसे इस शील्ड को चालू करने की जरूरत थी। उसने इसे उसी वर्कबेंच पर रखा और पहले इसे फिर से देखा। भारी पतंग ढालुच्छे गहरे स्टील से बनी एक भारी शील्ड है जो इसके यूजर को लड़खड़ाने से बचाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 55 स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर यह जरूरत पूरी नहीं होती है तो यूजर को अपनी मोबिलिटी पर पेनल्टी लगती है। उसकी एनालिसिस स्किल बहुत बेहतर हो गई थी। इसकी वजह से वह ये भी बता सकता था कि इसे पकड़ने के लिए कितनी ताकत चाहिए। टियर 1 क्लास के लिए इसे अपनी जगह पर रखना मुश्किल होता क्योंकि यह काफी मोटा और भारी था। इस भारीपन की वजह से उसके पास कुछ ऐसा होता था जो रूनिक स्ट्रक्चर को काफी समय तक पकड़े रखता था। इसकी वजह से वह शील्ड के पिछले हिस्से में सिर्फ ड्रिल करके माना स्टोन्स डाल सकता था। छेद कम गहरे होते थे, लेकिन माना स्टोन्स को सही जगह पर रखने के लिए काफी होते थे। इस दुनिया के एल्केमिस्ट्स के बनाए ग्लू की वजह से यह अपनी जगह पर रहता था। पहले उसे इसे अंदर फंसाकर फिजिकली अंदर डालना पड़ता था, लेकिन अब यह बहुत आसान था। ये सोचकर वह काम पर लग गया। सबसे पहले उसे इस शील्ड में फिट होने वाला रूनिक स्ट्रक्चर डिजाइन करना था। उसके भाई को मल्टीपर्पस एलिमेंटल रूनिक शील्ड का आइडिया पसंद आया। ये शील्ड जितनी बड़ी थी उसमें रोलैंड के लिए ये करने के लिए काफी जगह थी। उन्होंने हैंडल के चारों ओर 4 गोले बनाए जिन्हें फिर माना स्टोन्स को रखने के लिए ड्रिल किया जाएगा।
हर माना स्टोन एक खास एलिमेंटल जीव से आएगा जो एलिमेंटल रूनिक स्ट्रक्चर को बूस्ट देगा। लाल माना स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी क्योंकि डंजन आग पर आधारित था और भूरे रंग के धरती के माना स्टोन्स भी बहुत सारे थे। सबसे दुर्लभ किस्म का बर्फ वाला माना स्टोन था जिसे उसे अपने माना स्टोन सेफ से निकालना था। स्पेल ट्रिगर पॉइंट शील्ड हैंडल के पास रखे जाएंगे। रॉबर्ट जो भी डिजिट इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से उससे जुड़ा स्पेल इफेक्ट एक्टिवेट होगा। इन चारों के अलावा एक और स्पेशल इफेक्ट होगा जो एक ही बार में चारों पॉइंट से माना इंजेक्ट करके एक्टिवेट होगा। रोलैंड ने कुछ खास तरीके सीखे जिनसे वह स्पेल एक्टिवेट कर सकता था, जिसके लिए अलग अलग ट्रिगर पॉइंट की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से उसने जगह बचाए और उंगलियों की जगह खत्म हुए बिना ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सका। जिन लोगों के पास माना सेंस स्किल नहीं थी उनके लिए इस तरह के आइटम को कंट्रोल करना सीखना थोड़ा मुश्किल था। हर कोई रूनिक आइटम में अपना माना डाल सकता था, लेकिन इसे अपनी उंगलियों से करने में कुछ समय लगा, पूरे हाथ से नहीं। कुछ ही घंटों में उसने एक बड़े पार्चमेंट पर स्कीमेटिक बना लिया। अपनी डिबगिंग स्किल के बिना भी यह इंटरमीडिएट लेवल पर था। इसे सबसे ऊंचे लेवल पर लाने से उसे हमेशा की तरह ज्यादा अनुभव मिला, लेकिन उसके अभी के लेवल पर यह ज्यादा नहीं था। जल्द ही शील्ड ड्रिलिंग टेबल पर आ गई। सुरक्षा कारणों से इसे अपनी जगह पर क्लैंप कर दिया गया और ड्रिल करने के लिए तैयार कर दिया गया। उसने जो ड्रिलिंग टेबल बनाई थी उसमें अब भी उसकी पुरानी ड्रिल इस्तेमाल हो रही थी। उसमें एक तरफ क्रैंक था जिससे वह ड्रिल को नीचे कर सकता था। कुछ मूवमेंट में ड्रिल बिट पहले से बनाए गए छेद तक नीचे आ गई। जल्द ही हैंडल के चारों ओर झुके हुए चौकोर आकार के चार एक जैसे छेद बन गए। अब जब वे सब लग गए थे तो कुछ हैमरिंग का समय था। इससे पहले कि वह रूनस्मिथिंग पर जाए, शील्ड को गर्म करने की जरूरत थी। अपनी बेहतर स्किल्स के बावजूद इस शील्ड को थोड़ा नरम किए बिना रूनिक स्ट्रक्चर को जबरदस्ती अंदर डालना मुश्किल होगा। रोलैंड ने गर्म शील्ड को पकड़ लिया। उसने कोई चिमटा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसने अपने लिए खास आग रोकने वाले दस्ताने बनाए थे। उन्हें पहनकर वह जलती आग में हाथ डालने से नहीं डरेगा। उसकी पकड़ एक वाइस की तरह मजबूत थी, जिसका मतलब था कि जब वह ढाल पर हथौड़ा मारता था तो उसे उसके अपनी जगह से हटने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जल्द ही वर्कशॉप में उसके हथौड़े के गहरे स्टील शील्ड से टकराने की आवाज गूंजने लगी। निशान धीरे धीरे आकार लेने लगे, जो चमकीले लाल रंग में चमकने लगे और फिर नीचे बैठ गए और उन्हें देखना मुश्किल हो गया। रोलैंड का माना बहुत तेजी से खत्म होने लगा, लेकिन इसे 50% से नीचे आने में थोड़ा समय लगा। इस पॉइंट पर उसे थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत थी, नहीं तो माना दिवस की शुरुआत झेलनी पड़ती। इसे बनाने में शायद 2 या 3 दिन लगेंगे। जब मेरी स्किल्स बढ़ेंगी और मटेरियल बेहतर होगा तब भी इसमें लगने वाला समय लगभग उतना ही रहेगा। जब रोलैंड इस रूनिक शील्ड को बनाने में बिजी था तो समय बीतता गया। ज्यादातर अमीर लोग शहर के बेहतर हिस्से में ही रहे और उनमें से ज्यादातर बाहर नहीं घूमे। ऐसा इसलिए नहीं था कि पर्सिवल ने इजाजत नहीं दी थी, बल्कि उनकी अपनी मर्जी से हुआ था। ल्यूसिल डी वेरे जैसे ज्यादा रईस नहीं थे जिन्हें आम लोगों के रहन सहन में दिलचस्पी हो। अपने नाइट के साथ उसे शहर में घूमते देखा गया, जिससे मेयर और गिल्ड मास्टर को दिक्कत हुई। यही वजह थी कि जब वे रोलैंड के गांव के शानदार घर में आए तो उनके साथ 2 जाने पहचाने चेहरे थे। तुम यहाँ क्यों हो? हे विलेंड, ये कैसा है? क्या आप अपने घर पर भी यह कवच पहनते हैं? क्या इसमें काम करना मुश्किल नहीं है? ल्यूसिल के पीछे से एक बहिर्मुखी आधे एल्फ ने रोलैंड को आवाज दी। किसी वजह से लोबेलिया इन 2 रईसों के साथ थी और उसके पास उसका पसंदीदा बेवकूफ था। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं उस बूढ़े को उड़ा देना चाहता हूँ, आर्मंड ने शिकायत करते हुए कहा। यह साफ था कि गिल्ड मास्टर ने उसे इन रईसों की जोड़ी का बॉडीगार्ड बनने के लिए मजबूर किया था। शायद ये सही फैसला था, किसी रईस को फिरौती के लिए ले जाया जाना वह नहीं चाहेगा। गुड मॉर्निंग सर विलेंड, मुझे कहना होगा ये दीवार और वह कांटेदार तार बहुत शानदार लग रहे हैं। ल्यूसिल ने अपनी छतरी की छाया में छिपते हुए थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। क्या वे दोनों बाहर रह सकते हैं? रोलैंड ने आर्मंड और लोबेलिया की ओर इशारा किया जो भौहें चढ़ाए हुए थे। अरे विलेंड, ये कैसा अच्छा बर्ताव है। मुझे अपना घर दिखाओ, कंजूसी मत करो। उसने विरोध किया, जबकि आर्मंड को कोई परवाह नहीं थी। अगर सर वेलेंड इसके खिलाफ है। ल्यूसिल ने रॉबर्ट की तरफ देखा जिसने बस सिर हिलाया और फिर अपने 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ। लोबेलिया ने बस मुंह बनाया और जमीन पर पैर पटका, जबकि आर्मंड ने नीचे बैठने का फैसला किया। बहुत बढ़िया, तो फिर अंदर आ जाइए। रोलैंड एक तरफ हट गया और रॉबर्ट और ल्यूसिल को गेट से अंदर आने दिया। उसने पक्का किया कि बाद में वह गेट बंद कर देगा और अग्नि को भी कुछ काम दे देगा। प्रवेश द्वार पर ध्यान रखना, अगर वे मूर्ख अंदर आने की कोशिश करें तो उनके टखनों को काट लेना। वूफ, अग्नि गर्व से खड़ी होकर दरवाजे पर पहरा दे रही थी। ल्यूसिले बड़े पिल्ले को कुछ प्यार करते हुए हंस रही थी। अग्नि, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। अपनी थैली के अंदर से उसने एक बड़ा मीट वाला सॉसेज निकाला और तुरंत उस पालतू जानवर को दे दिया। उसे ज्यादा मत खिलाओ, रोलैंड अपने घर की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया। रॉबर्ट और ल्यूसिल ने इधर उधर देखना शुरू किया। उन्हें खुला हुआ लॉग केबिन दिखा जिसमें एक लाल बालों वाला आधा बौना था। जैसे ही उसने लड़की को देखा वह तुरंत उठा और दौड़कर उसके पास गया। नमस्ते मैडम, ये बर्निर आपकी सेवा में है। उसने अपना सिर काफी नीचे झुका लिया। ल्यूसिल को पता नहीं था कि वह उसे देख रहा है। लड़की ने लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन इससे हॉनी ड्वार्फ उसके होंठ चाटने से नहीं रुका। रोलैंड को यह पता था और उसे उम्मीद थी कि रॉबर्ट को पता नहीं चलेगा। बर्निर, जाओ ढाल ले आओ। आह जरूर, मैं इसे लेने जाऊंगा। बर्निर सीधा हुआ और लकड़ी के शेड में वापस चला गया। 1 मिनट में वह उस ढाल के रूनिक वर्शन के साथ वापस आ गया जिसे रॉबर्ट ने अपने लिए चुना था। लो, इसे पहन कर देखो। रोलैंड ने बर्निर से शील्ड ली और फिर रॉबर्ट को दे दी। नाइट ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे अच्छी तरह महसूस करने की कोशिश की। रॉबर्ट देख सकता था कि शील्ड का पिछला हिस्सा बदल गया था और अब हैंडल के चारों ओर 4 माना स्टोन थे। यह मेरे हाथ में अच्छी तरह से फिट बैठता है। बहुत बढ़िया, मैं आपको रूनिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, क्यों ना हम यहाँ आ जाएं। रोलैंड ने एक तरफ इशारा किया क्योंकि वह चाहता था कि रॉबर्ट कुछ स्पेल इफेक्ट एक्टिवेट करे।
उसके घर के ठीक बगल में ऐसा करने से कुछ नुकसान हो सकता था, इसलिए वे सब बैकयार्ड में चले गए। सर वेलैंड, ये क्या है? पवन चेक किया। ल्यूसिल ने अपने बैकयार्ड में घूम रहे 2 बड़े विंड टर्बाइन की ओर इशारा किया। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वे बैकयार्ड से मलबा साफ करने में कामयाब रहे और सभी तार वापस जमीन में लगा दिए गए। ये कुछ सामान है, चलो ढाल का परीक्षण करते हैं। रोलैंड ने अपना सिर रॉबर्ट की तरफ घुमाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ल्यूसिल उन टर्बाइनों के आसपास ताक झांक करे। उसे डर था कि वह उससे और सवाल पूछना शुरू कर देगी जिससे उनका यहाँ रहना और लंबा हो जाएगा। उसका प्लान बस उन्हें शील्ड देना, पैसे लेना और उनकी जिंदगी के लिए गुड लक कहना था। उसे ये भी पक्का नहीं था कि वह कभी मैजिक क्रिस्टल बॉल से ल्यूसिल से कांटेक्ट कर पाएगा या नहीं। ये रूनिक प्रोफेसर एक दिलचस्प इंसान लग रहा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे फिर से रईसों से जुड़ना होगा। अच्छा, अब अपनी तर्जनी उंगली से ढाल में मैना डालने की कोशिश करो। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और शील्ड को कसकर पकड़ते हुए उसने शील्ड में अपना माना डालने की कोशिश की। उस पर लगे रून्स एक पल के लिए चमकने लगे, लेकिन फिर बिना कुछ हुए रोशनी गायब हो गई। ऐसे नहीं, सिर्फ अपनी तर्जनी उंगली, आप अभी भी अपने पूरे हाथ का उपयोग कर रहे हैं। मुझे एक पल के लिए ढाल दो, मैं आपको दिखाता हूँ। रॉबर्ट की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसने शील्ड दिखा दी। रोलैंड ने उसे इस तरह पकड़ा कि उसका भाई देख सके कि वह उसे कैसे पकड़ रहा है। जब उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से माना इंजेक्ट किया तो शील्ड लाल चमकने लगी और जल्द ही आग की एक लाल शील्ड दिखाई दी। फिर फीचर्स दिखाने के लिए उसने अपनी बीच वाली उंगली का इस्तेमाल किया, जिससे शील्ड ग्रीन विंड एनर्जी से बनी शील्ड में बदल गई। जब ये शील्ड एक्टिव थी तो बहुत हवा पैदा हो रही थी। हालांकि ये दूसरी शील्ड जितनी सॉलिड नहीं थी, लेकिन इसका इस्तेमाल जहर और धुएं जैसी चीजों को उड़ाने के लिए किया जा सकता था। क्या आप देख सकते हैं? रॉबर्ट ने बनाई गई जादुई ढालों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। जब वह ढाल पकड़े रोलैंड पर ध्यान दे रहा था तो ल्यूसिल उन दोनों से दूर जाती हुई दिखी। रोलैंड ने अपना सिर नीले बालों वाली इस अच्छी लड़की की तरफ घुमाया। वह साफ तौर पर पीछे के आंगन में लगे विंड टर्बाइन में से एक की तरफ जा रही थी। ये टर्बाइन पीछे के आंगन के बीच में थे, वही टर्बाइन जिसमें माइन रून्स दबे हुए थे। वह बेवकूफ क्या कर रहा है? उसका प्यारा असिस्टेंट कहीं नहीं दिख रहा था क्योंकि उसे लॉक शेड में हथौड़े चलने की आवाजें आ रही थी। रोलैंड अपने काम में इतना बिजी था कि बैकयार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बर्निर जानता था कि माइंस में सामान कैसे भरना है और अग्नि इस समय उन्हें चालू नहीं करेगी। चोरों के साथ हुई गड़बड़ के बाद माइंस को फिर से भर दिया गया था, लेकिन रॉबर्ट और ल्यूसिल को अंदर आने देने से पहले उसने बर्निर से बैकयार्ड की तरफ आगे का रास्ता रोकने के लिए एक रस्सी बंधवाई। उसने वहां अंदर न आए का साइन भी लगा दिया। ल्यूसिल ने शायद इस साइन को नजरअंदाज कर दिया और रस्सी के पास से निकल गई, जबकि रोलैंड रॉबर्ट को नई शील्ड दिखा रहा था। रुको, हिलो मत बेवकूफ। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन इससे लड़की आगे बढ़ने से नहीं रुकी। वह सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, वह था एक अधूरा एजिलिटी बूस्ट एक्टिवेट करना जो सिर्फ उसके हाथों को ढकने वाले आर्मर में बना था। रॉबर्ट एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसने देखा कि रोलैंड पूरी स्पीड से ल्यूसिल की तरफ दौड़ रहा है, जैसे वह उससे टकराना चाहता हो। लगभग उसी समय जब ल्यूसिल एक माइन में घुसी, रोलैंड किसी तरह उसके पास पहुंच गया। रूनिक शील्ड अभी भी उसके हाथ में थी, इसलिए उसने आइस मेज को धमाके से बचाया और उसे अपने शरीर के पास पकड़े रखा। धमाका कुछ हल्का था, लेकिन अगर ल्यूसिल उसमें पैर रख देती तो उसका पैर निकल जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने रस्सी और साइन नहीं देखा? मुझे माफ करना सर वेलैंड, मैंने सिर्फ रूनिक प्रतीकों को देखा और जारी नहीं रख सका। क्या? रॉबर्ट रोलैंड के ठीक पीछे था, लेकिन ल्यूसिल को उठाने में मदद करने के बजाय वह रोलैंड का चेहरा देख रहा था। रोलैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गायब है, कुछ ऐसा जो पहले उसके सिर पर था। ज्वाइन करें हमारा चैनल नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल चैप्टर 134 भाईचारे का रिश्ता। वो नीचे जमीन पर था। मेटल से बना एक हेलमेट जिसमें आंखों के लिए छोटी छोटी जगहें थी और आसानी से फिट होने के लिए नीचे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा था। ये रोलैंड का एक्स्ट्रा हेलमेट था जो बर्निर के बनाए आर्मर में फिट नहीं हो रहा था। ये रोलैंड के चेहरे पर भी नहीं लगा था क्योंकि वह वापस तहखाने में था। अपने रेस्क्यू स्प्रिंट के दौरान वह इस हिस्से के बारे में भूल गया था। उसे नहीं लगा कि उसे अपना हेलमेट शरीर पर कसकर बांधने की जरूरत है। रॉबर्ट और ल्यूसिल के जाने से पहले इसमें करीब 10 मिनट लगने थे। उसने सोचा नहीं था कि रूनिक ग्रुपी उसके विंड टर्बाइन से इतनी अट्रैक्ट होगी कि वह वार्निंग साइन को इग्नोर कर देगी। सर वेलैंड, आपका चेहरा, ल्यूसिल सबसे पहले बोली। उसने रोलैंड के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अपनी नजर रॉबर्ट की तरफ घुमाई। यह आगे पीछे होने लगा। ये साफ था कि दोनों नौजवानों के चेहरे एक जैसे थे। एक जैसी जॉलाइन, एक जैसा सिर का आकार और बालों का रंग, यहाँ तक कि उनकी नाक भी कुछ हद तक एक जैसी थी। उनमें इतने अंतर थे कि वे अलग दिखें, लेकिन उनमें इतनी समानताएं भी थीं कि जो लोग उनमें से किसी एक को जानते थे वे भी इसे नोटिस कर सकते थे। ल्यूसिल ऐसी ही इंसान थी, वह रॉबर्ट के चेहरे को अच्छी तरह जानती थी और समानता देख सकती थी। रोलैंड, क्या ये सच में तुम हो? ल्यूसिल के सवाल पूछने से पहले ही रॉबर्ट ने चुप्पी तोड़ी। जैसे रोलैंड अपने भाई को एक नजर में पहचान गया था, वैसे ही रॉबर्ट भी पहचान गया। रोलैंड, वेलैंड नहीं, ल्यूसिल ने अभी भी कंफ्यूज होकर पूछा। रोलैंड, उसके बारे में कभी नहीं सुना। ल्यूसिल से दूर जाने के बाद रोलैंड जल्दी से मुड़ा और अपने सिर से गिरा हुआ हेलमेट पकड़ लिया। बिना मुड़े उसने उसे वापस अपने सिर पर रखने की कोशिश की। शायद अगर वह इसे हल्के में ले तो रॉबर्ट को यह सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वह अपने खोए हुए भाई जैसा दिखता है। लेकिन इससे पहले कि वह हेलमेट अपने सिर पर रख पाता, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया है और उसे वापस खींच लिया है। नाटक करना बंद करो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं अपने भाई को पहचान सकता हूँ। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, राज खुल गया है। रोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। उसे ऑर्डेन एस्टेट में अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। वह वापस नहीं जाना चाहता था, वह बस इस शहर में अपनी जिंदगी फिर से बसाने वाला था। यह उसके लिए एक नई शुरुआत होनी थी जिसमें उसे कोई बंधन नहीं था।
उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी, जिसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार था और जिसे वह अपनी मर्जी से बना सकता था। क्या भाग जाना ही एकमात्र रास्ता होगा? क्या उसे अपने महान पद से मुक्त होने के लिए किसी दूसरे देश में भागना होगा? उसके दिमाग में अपनी पुरानी जिंदगी की पुरानी यादें घूमने लगी, जहां वह पूरे दिन दूसरों के लिए पैसे कमाने में अपनी नौकरी में मेहनत करता था। फिर उनकी जगह उस तलवारबाज की हाल की यादों ने ले ली जिसने करीब 6 साल पहले उस पर हमला किया था। उसे अब भी नहीं पता था कि ऑर्डेन एस्टेट से किसने उस आदमी को उसे मारने के लिए रिश्वत दी थी। वो सिर्फ अपने पिता को ही बाहर रख सका, बाकी यहाँ तक कि रॉबर्ट भी अपराधी हो सकता था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, रॉबर्ट ने कुछ अजीब किया। रोलैंड को लगा कि उसका सौतेला भाई गुस्सा हो जाएगा या हैरान रह जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह और पास आ गया। उस पर हमला हुआ और पहले तो उसे लगा कि उस पर हमला हो रहा है, लेकिन ये तो रॉबर्ट का गले लगाने का तरीका था। भगवान की कसम, तुम जिंदा हो। किसी हिट के बजाय उसे अपने भाई से एक जोरदार गले मिलने का मौका मिला। अरे बाप रे! ल्यूसिल ने अपना हाथ अपने मुंह की ओर बढ़ाया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने देखा कि 2 आर्मर्ड आदमी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कम से कम उनमें से एक ने। रोलैंड ने अपने हाथ अजीब तरह से फैला रखे थे क्योंकि उसे अपने सौतेले भाई से इस तरह के प्यार की उम्मीद नहीं थी, जिसने जवानी के दिनों में उसे परेशान किया था। रॉबर्ट! थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपने सौतेले भाई के कंधे पर थपथपाया जिससे किसी तरह उसे होश आया। वह दूर चला गया और बेरहक खत्म हो गया। आप जीवित थे, मेरे ख्याल से, तुम जिंदा थे। रॉबर्ट का चेहरा खुशी से गुस्से में बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोलैंड ने देखा कि एक बड़ा मुक्का उसकी तरफ आ रहा है। यह अचानक हुआ, इसलिए भले ही उसके क्लास मल्टीप्लायर ने उसे रॉबर्ट से ज्यादा फिजिकल स्टैट्स दिए, फिर भी वह इस मौके से बच नहीं सका। अरे, ये हंगामा किस बात का है? बर्नर अपने बॉस को मुक्का मारते हुए देखने के लिए वर्कशॉप से बाहर निकल गया। वह कुछ मीटर तक उड़ गया और इस मुक्के की जोर से एक बार गिर भी गया। क्या अंदर सब ठीक है? वह धमाका क्या था? हाँ, वहाँ क्या चल रहा है? हमें अंदर आने दो। आर्मंड और लोबेलिया की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गेट पर दस्तक जोरदार धमाकों में बदल गई क्योंकि यह साफ था कि कोई उसे जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था। सर रॉबर्ट, कृपया शांत हो जाए। ल्यूसिल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार रॉबर्ट ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और रोलैंड की तरफ बढ़ा जो धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था। लानत है! रोलांड को मुक्का लगने के बाद खून थूका गया। दुनिया थोड़ी घूम रही थी जब वह संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सौतेला भाई उसे मौका नहीं दे रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद को पिटने देगा। वापस खड़े होकर उसने अपना गार्ड ऊपर कर लिया। दोनों आदमियों ने मेटल आर्मर पहना हुआ था, इसलिए जब रॉबर्ट ने रोलैंड के आर्म गार्ड पर मुक्का मारा, तब भी उसकी उंगलियों में चोट नहीं लगी। कुछ और वार झेलने के बाद रोलैंड ने आखिरकार अपने हाथ से रॉबर्ट का मुक्का पकड़ लिया। दूसरा मुक्का भी रोलैंड ने पकड़ा, जिससे ये लड़ाई ताकत की लड़ाई बन गई। ये मुकाबला उस छोटे भाई को मिलेगा जिसका कंबाइंड स्ट्रेंथ स्टैट ज्यादा होगा। लेकिन रॉबर्ट हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे और उसे पीछे धकेला जा रहा था, इसलिए वह सिर पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। रोलैंड की नाक पर एक साफ मुक्का लगने से खून चारों तरफ फैल गया। लेकिन रोलैंड डगमगाया नहीं, उसने रॉबर्ट की मुट्ठियों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उसका सिर पीछे की ओर उड़ा, लेकिन वह जल्दी ही वापस आ गया जब उसने अपना माथा खुद अपने भाई की नाक पर मार दिया। रॉबर्ट की नाक से एक चटकने की आवाज आई जब वह चोट से वापस उछला। दोनों एक कदम पीछे हटे, उनकी नाक से खून बह रहा था और भौहें सिकुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन रोलैंड के लिए ये सीरियस होने का समय था। दोनों आगे बढ़े, दोनों हाथापाई की पोजीशन में चले गए। इससे पहले कि भाईचारे की लड़ाई आगे बढ़ पाती, बर्फ का एक बड़ा गोला उनके बीच आ गिरा। वह बर्फ के टुकड़ों में फट गया जिससे दोनों पीछे हट गए। सर रॉबर्ट, सर वेलेंट, कृपया खुद को संभालिए। ये ल्यूसिल का इस्तेमाल किया जाने वाला बर्फ जैसा जादू था। इससे टारगेट पर बर्फ की एक पतली परत आ जाती थी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता था। वह जल्दी से दोनों के बीच दौड़ी और यह साफ था कि वह आगे कोई झगड़ा नहीं होने देगी। चिंता मत करो बॉस, मैं आपकी मदद करूंगा। ल्यूसिल के जादू के बाद बर्नर अपने भरोसेमंद रूनिक लॉन्चर के साथ आया। उसने हथियार तैयार रखा था और उसे उस आदमी पर तान दिया जिसने रोलैंड पर हमला किया था। अरे, इसे मुझसे दूर करो। नहीं, अग्नि को चोट मत पहुंचाओ, वह एक अच्छा लड़का है। पीछे जिस गेट पर उसने अग्नि को छोड़ा था, आर्मन चिल्लाने लगा। रूबी वुल्फ ने अपने मालिक के दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। जब बॉक्सर जबरदस्ती गेट से अंदर आया तो वह आर्मन के टखने को चबाने ही वाला था। दूसरी तरफ लोबेलिया आर्मन के एक हाथ को पकड़े हुए थी और उसे अग्नि को मुक्का मारने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका विरोध काम कर रहा था क्योंकि आर्मन ने पाया कि वह गार्ड वुल्फ पर कोई वार नहीं कर रहा है। रोलैंड ने खुद को सीधा करने से पहले एक आह भरी। उसने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा जिससे खून टपक रहा था। उसने रॉबर्ट की तरफ देखा जो वही कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रॉबर्ट की नाक तोड़ दी थी जबकि उसकी नाक अभी भी लगभग एक ही टुकड़े में थी। हमें बात करनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को सिर हिलाया जबकि ल्यूसिल ने राहत की सांस ली। उस चीज को दूर रखो बर्नर, अग्नि ने उस बेवकूफ का पैर छोड़ दिया। रोलैंड ने अपने 2 साथियों को आवाज दी जिन्होंने उसका ऑर्डर माना। अब बातचीत को होश के अंदर ले जाने का समय था जहां जिज्ञासु गिल्ड सदस्य उन्हें सुन न सके। यहाँ, धन्यवाद। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं बाहर रहूंगा बॉस। बर्नर ने रोलैंड और रॉबर्ट को चाय दी जबकि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। ल्यूसिल ने दोनों के बीच देखा और आधे बौने के पीछे बाहर चली गई। घर का दरवाजा बंद हो गया था और दोनों सौतेले भाई आखिरकार अकेले रह गए थे। रॉबर्ट, रोलैंड, दोनों आदमी बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहे। इमोशनल होने के बाद ऐसा लगा कि उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है। उनके घाव कुछ हीलिंग पोशन से ठीक हो गए थे, इसलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह एक अच्छा दाहिना हुक था। आप भी काफी मजबूत हो गए हैं। अच्छा, क्यों किया था? रॉबर्ट ने पूछा। मैंने क्या क्यों किया? हाँ, तुम एस्टेट में वापस क्यों नहीं आए?
सब लोग सोचते हैं कि तुम मर गए हो, पिताजी तुम्हें ढूंढने चले गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने ऐसा किया। नामुमकिन है, उससे मेरे जैसे किसी की क्या परवाह होगी। रोलैंड ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, वह बहुत सी बातों पर यकीन कर सकता है लेकिन इस बात पर नहीं कि उसके डैडी को उसकी इतनी चिंता थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पिताजी, उस बूढ़े आदमी को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि वह और ऑर्डेन एस्टेट कैसा दिखता है, चलो उसके बारे में बात न करें। जब थीम बदलकर उसके पिता पर आ गई तो रोलैंड चिढ़ने लगा। उसे पक्का नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह उस आदमी को पसंद नहीं करता था। वह उसे एक सही पिता के तौर पर नहीं, बल्कि एक तानाशाह के तौर पर देखता था जो ज्यादातर अपने परिवार का नाम बचाने में दिलचस्पी रखता था। असली रोलैंड की मौत का कारण भी वही था। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरे साथ घर लौटना होगा, हमें परिवार को बताना होगा कि तुम जिंदा हो। रॉबर्ट ने चिल्लाते हुए अपनी हथेली टेबल पर मार दी। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार होगा। क्यों? तुम ऑर्डेन नाम को क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो? हाँ, मेरा यही इरादा है। आप या उस एस्टेट का कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ नहीं दे सकता। रॉबर्ट थोड़ा हैरान लग रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई नोबल का टाइटल क्यों मना कर सकता है। जिसकी जिंदगी का मुख्य मकसद ये साबित करना था कि वह नोबल टाइटल के लायक है, उसके लिए यह बात मानना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे रोलैंड उस रास्ते को मना कर रहा था जो रॉबर्ट ने अपने लिए चुना था। यह तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम मजाक कर रहे हो। सुनो रोलैंड, मुझे पता है कि जब हम छोटे थे तो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन परिवार के बीच के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। मेरे साथ चलो, मुझे यकीन है कि पापा समझ जाएंगे। रोलैंड को थोड़ी हैरानी हुई कि रॉबर्ट ने सच में उससे माफी मांगी, क्योंकि जब वे छोटे थे तो वह थोड़ा बुरा बर्ताव करता था। लेकिन दूसरी बात, जिसमें वह अब भी उसे घर ले जाना चाहता था, उसे अब भी परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि रॉबर्ट इसे जाने देगा और रोलैंड उसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसे मारना तो दूर की बात थी, रोलैंड ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उससे मिन्नतें करना और मनाना भी काम नहीं आया। रोलैंड के मन में एक पल के लिए कमजोरी आई जब उसने सोचा कि ल्यूसिल को बंधक बनाना और रॉबर्ट से चुप रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना एक अच्छा आइडिया होगा। ल्यूसिल की तरफ के अमीर लोगों के साथ और दुश्मनी करना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर आखिरी ऑप्शन था उसे सच बताना। रुको, मैं एस्टेट में वापस नहीं लौट सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता। वापस नहीं आ सकते? काफी मजबूत? तुम्हारा क्या मतलब है? रोलांड ने एक आह भरी और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ये तब शुरू हुआ जब हमारे पिता ने मुझे 10 साल की उम्र में जायदाद छोड़ने की इजाजत दी। रॉबर्ट को असली वजह बताई गई कि रोलैंड घर लौटने को लेकर क्यों शक में था। कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वह शायद ऑर्डेन एस्टेट में था। उसने उसे उस आदमी के बारे में बताया जिसे उसने 3 एडवेंचर करने वालों के साथ मिलकर मारा था और कैसे वह उनकी असली पहचान बताए बिना शहर से भाग गया था। यही हुआ। मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन ऑर्डेन एस्टेट के किसी सदस्य के साथ ऐसा कौन करना चाहेगा? तुम्हारी माँ फ्रांसिन, रेना, एडविन, क्या मुझे पूरे परिवार की लिस्ट बनानी चाहिए? अगर हम अभी बात नहीं कर रहे होते तो भी मैं तुम्हें ही मानता। माँ, वह कभी नहीं। रॉबर्ट ने एक बार फिर टेबल पर मुक्का मारा लेकिन जल्द ही सोचने लगा। वह नहीं करेगी। क्या वह नहीं करेगी? रोलैंड ने पूछा, जबकि रॉबर्ट थोड़ा और पीछे झुक गया। ऐसा लग रहा था कि बेटे को भी यकीन नहीं था कि माँ ऐसा स्टंट नहीं करेगी। वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, किसी को भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। तुम जानते हो कि वे सब कैसे होते हैं, एक आम आदमी का बेटा होना ही काफी वजह है, लेकिन तुम्हें अब तक ये समझ आ गया होगा। रोलैंड ने कंधे उचकाए। उसे पहले से ही पता था कि रॉबर्ट के साथ दूसरे रईसों ने भेदभाव किया था और उसे पता था कि यह कैसे होता है। उसे कई खूबियां हासिल करनी होंगी, तभी उसका दर्जा प्योर ब्रीड के रईसों के बराबर हो पाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे बड़े भाई इसके पीछे होंगे। क्या तुम नहीं कर सकते? मैं। रॉबर्ट ने एक दूसरे पर हाथ फेरे और सिर नीचे करके सोचना शुरू किया। उनके बड़े भाई अलग थे, वे सच में अमीर थे। उनके पीछे आम माँ से पैदा होने का कोई दाग नहीं था। रेना सबसे बड़ा था और एडविन दूसरा। भले ही वे एक ही माँ से थे, लेकिन ये पता था कि वे एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके पिता वेंटवर्थ को उम्र जैसी किसी चीज की परवाह नहीं थी, इसलिए यह एक खुला मुकाबला था कि उनमें से कौन वारिस होगा। यहाँ तक कि रोलैंड और रॉबर्ट को भी उनकी सफलता के लिए संभावित खतरे के तौर पर देखा जा सकता था। इसलिए रोलैंड को यह अजीब नहीं लगा कि उनमें से कोई उसे खत्म करने का रिस्क ले। रोलैंड को यह भी पता था कि वे दोनों रॉबर्ट के साथ साथ उसके प्रति भी ठंडे थे। दोनों बड़े थे, इसलिए जब वह छोटा था तब भी वे स्क्वायर या ट्रेनी नाइट्स के तौर पर काम कर रहे थे। न तो उसे और न ही रॉबर्ट को शायद पता था कि वे दोनों क्या कर रहे थे या क्या सोच रहे थे। आप सही कह रहे हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि वे इससे ऊपर होंगे। भाई रेनर और एडविन हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहते थे। ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट भी उससे सहमत था, उसे भी इन दोनों के बीच का असली कैरेक्टर नहीं पता था। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये बातें हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से न कहें। लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने पिता पर भरोसा कर सकते हैं। अगर हम उनके सामने यह बात उठाएंगे तो वे अपराधी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। क्या तुम सचमुच हमारे पिता पर भरोसा करते हो? रोलैंड मजाक उड़ाते हुए जवाब देते हुए पीछे झुक गया। वह जानता था कि रॉबर्ट उनके पिता की कृपा पाने की कोशिश कर रहा था और उसने उन्हें ऊंचा स्थान दिया। अगर वो एडविन हो तो, अगर वो तुम्हारी माँ हो तो, क्या वो उन्हें मेरे ऊपर चुनेगा? अमीर लोगों के बीच एक साफ हायरार्की थी और रोलैंड सबसे नीचे था। अगर किसी गुनहगार का पता चल भी जाता तो शायद उसे सजा भी न मिलती। रोलैंड को सिर्फ सजा, शायद हाउस अरेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था और रॉबर्ट भी यह जानता था। और मैं क्यों जाना चाहूंगा? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। क्या आप इस छोटे से शहर में एक साधारण लोहार के रूप में रहना चाहते हैं? साधारण लोहार? क्या एक साधारण लोहार अपने से बड़े प्रशिक्षित योद्धा को हरा सकता है? क्या हम हावी हो सकते हैं? अगर हम ऐसा करते तो मैं। तुम्हारे पास क्या होगा? क्या तुम इनके बारे में भूल गए?
रोलैंड ने अपना हाथ ऊपर करते हुए जवाब दिया। उसने अभी भी अपने रूनिक गॉन्टलेट्स पहने हुए थे और जैसे ही उसने उनमें माना इंजेक्ट किया, रूनिक ट्रेस जल उठे। लड़ाई के दौरान वह अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, जो कि अगर वह अपने रूनिक अटैक स्पेल एक्टिवेट करता तो करना काफी आसान होता। आप बदल गए। चमकता हुआ मैजिक गॉन्टलेट देखकर रॉबर्ट शांत हो गया। तहखाने में अपने पिछले अनुभवों से वह जानता था कि रोलैंड के साथ पूरी लड़ाई में उसका कोई चांस नहीं होगा। और अगर उसने रूनिक गियर का पूरा सेट पहना हो तो भी कम। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं कि तुम मेरा राज रखोगे? क्या तुम सचमुच घर वापस नहीं जाना चाहते? अभी नहीं, शायद भविष्य में मैं करूंगा। रोलैंड ने जवाब दिया कि उसे अपने बड़े भाई पर भरोसा करना होगा। उसके साथ कालकोठरी में एडवेंचर करने के बाद से वह समझ गया था कि वह बुरा इंसान नहीं है। अगर वह उससे वादा करता तो वह शायद अपनी बात मान लेता। मैं ये वादा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आपको संपर्क में रहना होगा। संपर्क में रहें। हाँ, हम लेडी ल्यूसिल के क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक? हाँ, मेरे पास इसके लिए आवश्यक जादू का कौशल है। रोलैंड थोड़ा हैरान था। उसका बड़ा भाई उसकी भलाई के बारे में पहले से ज्यादा परेशान लग रहा था। जब वह यहाँ आया तो वह ज्यादा घमंडी लग रहा था, लेकिन वह परिवार के एक सदस्य के लिए साफ चिंता दिखा रहा था। अगर बात सिर्फ इतनी है तो। रोलैंड ने रिक्वेस्ट पर सिर हिलाया। अगर वह यही चाहता था तो ठीक था। तो तुम और ल्यूसिल शादी करने का प्लान बना रहे हो? हम क्या? मैं और वह महिला? ये तो बेतुकी बात है। रॉबर्ट थीम के इस अचानक बदलाव से इतना हैरान हुआ कि वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही गया। सच में, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। वह करती है। रोलैंड ने अपने बड़े भाई को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर्फ बेवकूफ है या स्टेटस की रुकावट उसे कमिटमेंट करने से रोक रही है। खैर, मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दोनों भाई कुछ देर और बातचीत करते रहे, जिससे 4 लोगों और एक भेड़िए का ग्रुप अंधेरे में रह गया। ज्वाइन करें हमारा चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल चैप्टर 135 परिवार। तुम्हें क्या लगता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद भारी प्लेट कवच के प्रति उनके अटूट प्रेम के कारण। लोबेलिया ने आर्मंड के सवाल का जवाब दिया, जबकि वह रोलैंड के घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक जवान रूबी वुल्फ की थी जो एंट्रेंस पर पहरा दे रहा था। क्या मैं इस चीज को लात नहीं मार सकता? यह मुझे परेशान कर रही है। आर्मंड ने अग्नि का मजाक उड़ाया, लेकिन लोबेलिया ने विरोध में तुरंत उसके पैर के पिछले हिस्से पर लात मार दी। वह कोई चीज नहीं है, वह अग्नि है और वह एक अच्छा लड़का है। वह बस अपने घर की रक्षा कर रहा है और अगर तुमने कोशिश की तो मैं शर्त लगाता हूं कि वेलेन तुम्हें पीट देगा। मुझे मारो। हाँ, पिछली बार की तरह। क्यों तुम? वह तो जब दोनों बहस कर रहे थे, ल्यूसिल एक तरफ थी। वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी जो बर्निर ने उसे अपनी वर्कशॉप से उधार दी थी। दोनों उस कॉमेडी रूटीन को देख रहे थे जो ये दोनों कर रहे थे। वे सचमुच एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वह अपना मुंह हाथ के पीछे छिपाते हुए हंसी। रोलैंड के असिस्टेंट ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ भी करने से बहुत डर रहा था। उसके बगल में एक असली रईस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रईसों के साथ बुरा बर्ताव करने पर लोगों को गुलामी में डालने की कहानियां सुनने के बाद वह थोड़ा डरा हुआ था। हाँ, वे निश्चित रूप से एक जीवंत समूह है। बर्निर को पक्का नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन उस रॉबर्ट आदमी को देखने के बाद उसे उसमें समानता दिखी। वह शेड का सबसे तेज दिमाग वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसे भी यह एहसास हो गया था। शुरू की बातचीत को मिलाकर ऐसा लग रहा था कि उसका बॉस अमीर लोगों से जुड़ा हुआ था। ये कनेक्शन कैसा था, इस पर निर्भर करते हुए ये मुसीबत बन सकता था और फायदेमंद भी हो सकता था। जल्दी हुई लड़ाई से ऐसा लगा कि दोनों रिश्तेदार थे। क्या उसका बॉस कोई अमीर कमीना था? वे सच में बहुत समय ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मिस्टर बर्निर, शायद हमें जाकर देखना चाहिए, ल्यूसिल ने अपनी चाय पीने के बाद कहा, जो तब बनी थी जब रॉबर्ट और रोलैंड बात करने लगे थे। सब ठीक होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे कोई और लड़ाई शुरू करेंगे। मुझे लगता है। बर्निर को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दे। उसके बॉस और रईस के बीच की हिस्ट्री एक बड़ी अनजान बात थी। वे कुछ समय के लिए शांत हो गए, इसलिए सब ठीक लग रहा था। आप सही हैं, उन्हें कुछ जगह देना बेहतर है। ओह, तो वह अभी भी मुझे याद करती है। आश्चर्यजनक रूप से हाँ, ये लुसियन की जादूगर कक्षा के कारण होना चाहिए। कम से कम उसमें तात्विक आकर्षण तो है। रोलैंड अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया क्योंकि उसने अपने बड़े भाई के साथ कुछ बातें की थी। बातचीत परिवार के सदस्यों पर आ गई और रॉबर्ट ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। ऑडेन परिवार में असल में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जिनकी उसे परवाह थी। लुसियन, उसकी छोटी बहन जो उसके पीछे पीछे घूमती थी, हाल ही में 10 साल की हुई थी। इसके साथ ही उसका असेंशन रिचुअल भी शुरू हुआ और हैरानी की बात है कि उसने भी वही क्लास हासिल कर ली थी जो उसने हासिल की थी। लुसियन रॉबर्ट की सगी बहन थी क्योंकि वह और रोलैंड सिर्फ सौतेले भाई बहन थे। दूसरी पत्नी फ्रांसिन बहुत खुश थी क्योंकि परिवार में उसकी जगह पक्की हो गई थी। रईस घराने में एक दुर्लभ जादूगर का होना हमेशा एक वरदान माना जाता था। उसके पास कई रास्ते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि आग से उसका लगाव सबसे ज्यादा था। जाहिर है, यह उसके गुस्से वाले स्वभाव से मेल खाता था, क्योंकि रॉबर्ट ने कहा कि उसकी मां को उस छोटे से बच्चे को कंट्रोल करने में परेशानी होती थी। तो क्या वह अब भी मुझे याद करती है? हाँ, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वह बहुत तेजी से सीखती है। रॉबर्ट मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक प्यार करने वाला बड़ा भाई था जिसे अपनी छोटी बहन पर गर्व था। जाहिर है, ज्यादातर जादूगरों की तरह उसकी सीखने की क्षमता औसत से ज्यादा थी। उसे पढ़ना और सीखना काफी आसान लगा। इस वजह से एक छोटी सी दिक्कत थी। लुसियन को अपने बड़े भाई रोलैंड का नाम थोड़ा बहुत याद था। ये भाई लगभग 7 साल पहले लापता हो गया था, इसलिए छोटी लड़की ने इस लापता भाई को ढूंढने का जिम्मा खुद ही उठा लिया था। मुझे उम्मीद है कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। बस उसे जादूगर अकादमी में भेज दो, वह जल्द ही मुझे भूल जाएगी।
मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा। रॉबर्ट ने एक तस्वीर बनाई। किसी न किसी वजह से लुसियन अपनी बातों पर बहुत अड़ी हुई थी। उसे यकीन था कि उसका बड़ा भाई कहीं जिंदा है और सभी को उसे ढूंढते रहना चाहिए। रुको, उसे यकीन था कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, किसी वजह से वह मान गई थी और माँ भी उसे मना नहीं पाई। पता चला कि लुसियन सही थी, क्यों ना मैं बता दूं। नहीं, उसे मत बताओ कि मैं एक बच्चे पर कोई राज रखने के लिए भरोसा नहीं कर सकता। रॉबर्ट ने त्योरियां चढ़ाई, जबकि रोलैंड सोचने लगा। लुसियन का उस पर इतना फिक्स होना कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसके पास इस बारे में भी एक छोटी सी थ्योरी थी कि उसकी सौतेली बहन अपनी बातों पर इतनी श्योर क्यों थी। शायद कोई वजह रही होगी कि वह क्यों यकीन करती थी, क्योंकि इस दुनिया में एक खास क्लास के पास ही ऐसी स्किल्स होती हैं। उसमें भविष्यवक्ता बनने का टैलेंट हो सकता है। ओरेकल उन मुख्य क्लास में से एक थे जिनमें भविष्य बताने की काबिलियत थी। डिवाइनर्स सीयर्स कुछ तरह के थे, लेकिन वे सभी मैजिक क्लास के अंदर आते थे। इनमें से कोई भी क्लास पाने के लिए किसी को प्रीस्ट या मेज के तौर पर शुरुआत करनी होती थी, फिर उसके साथ एक रेयर टैलेंट भी हासिल करना होता था। लुसियन का रोलैंड के जिंदा होने पर यकीन शायद सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि यह किसी जादुई हुनर की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि यह हुनर अभी तक सबके सामने न आया हो, या लड़की ने किसी वजह से अपने माता पिता को इसके बारे में न बताया हो। यह अजीब नहीं होगा अगर उस पर उसका जुनून किसी तरह इस स्किल को एक्टिवेट कर दे और उसे उसका स्टेटस कंफर्म करने दे। ये क्लास आम मैजिकल क्लास से ज्यादा रेयर थी। अगर वह इनमें से कोई एक पा लेती तो उसकी वैल्यू आसमान छू जाती। अगर यह सच होता तो मैजिकल एकेडमी के लोगों को शायद देर सवेर यह पता चल ही जाता। लुसियन को उन क्लास में से एक को अनलॉक करने के लिए टियर 2 तक पहुंचना होगा, जिससे रोलैंड के पास उसकी छोटी बहन को उसका पता चलने से पहले कम समय बचेगा। ऐसा लगता है कि छिपना कभी कोई ऑप्शन नहीं था। रॉबर्ट को वह पहले ही मिल चुका था, लेकिन उससे बात करने का मौका अभी भी था। दूसरी तरफ छोटी बहन थोड़ी ज्यादा इमोशनल लग रही थी। यह अभी भी एक रेड हेरिंग हो सकता था और उसे शायद कभी क्लास न मिले। फिर रोलैंड ने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। रेना और एडविन बहुत पहले नाइट अकेडमी छोड़ चुके थे। वे राज्य की सेना में काम करने और मेरिट पाने में बिजी थे। उनकी उम्र में 2 साल का अंतर था, जिसकी वजह से वे अक्सर एक दूसरे से भिड़ जाते थे, लेकिन रॉबर्ट के पास जानकारी कम थी। लगता है कि उन्होंने कभी उससे ज्यादा बातचीत नहीं की थी और इसलिए उसे सच में नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। उनके पिता वेंटवर्थ भी एक रहस्य रहे हैं। रॉबर्ट उनके साथ हुई आमने सामने की मुलाकातों को उंगलियों पर गिन सकते हैं। ऐसा नहीं लगता था कि वेंटवर्थ अपने परिवार से ज्यादा बातचीत करते थे, सिवाय इसके कि जब भी वे सब एस्टेट पर होते थे तो उन्हें एक साथ टेबल पर खाने के लिए मजबूर करते थे। सबसे बड़ी बहन सोफिया ने कुछ समय पहले ही एक विस्काउंट से शादी की थी। डायना, जो थोड़ी छोटी थी, भी उसी उम्र की हो रही थी और हमेशा की तरह वे उसकी शादी किसी अमीर या असरदार आदमी से करने का प्लान बना रहे थे। रोलैंड को अपनी बड़ी बहनें ज्यादा याद नहीं थी। ज्यादातर समय वह ऑडेन एस्टेट में फंसे रहने के दौरान खुद में ही रहने की कोशिश करता था। उसकी दिलचस्पी न होने की वजह से बाकी बहनें भी खुलकर बात नहीं करती थी। फिर आखिरी बात माथा की थी, उसकी बूढ़ी नौकरानी जो जवानी में उसकी देखभाल करती थी। रॉबर्ट उसे एस्टेट में झाड़ू लगाते हुए देखने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बता सका। यह सुनना कि वह अभी भी जिंदा और ठीक है, अभी के लिए काफी होगा। लेकिन रोलैंड अकेला नहीं था जो सवाल पूछ रहा था। रॉबर्ट ने जैसे ही उसकी बारी आई उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। रोलैंड को अपनी क्लास समझानी थी, लेकिन उसने सिर्फ ये बताया कि वह एक रनस्मिथ है, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई इस बात पर यकीन करता है या नहीं। एक रनस्मिथ से ताकत के मुकाबले में हार जाना, ये बात पचाना बहुत मुश्किल था। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं कि तुम इसे गुप्त रखोगे? रॉबर्ट सोचने लगा। प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन एक पल बाद उसने आखिरकार रोलैंड की तरफ देखा और सिर हिलाया। ऑडेन नाम की शपथ, मैं ये जानकारी किसी को नहीं बताने की कसम खाता हूँ। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि वह अपने बेवकूफ भाई से कसम दिलवा पाया। वह जानता था कि वह आदमी नाइट बनने को बहुत सीरियसली लेता है। इस तरह की कस्में सिर्फ बोले गए शब्द नहीं थे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास नाइट क्लास थी, कसम टूटने पर उसे हायर क्लास की जरूरतें पूरी नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि अगर वह किसी और चीज में बदल जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कसम खाई गई, रॉबर्ट का शरीर चमकने लगा। ये रोशनी एक लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट जैसी थी। अगर रॉबर्ट इसे तोड़ता तो उसे नुकसान होता। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर जाओगे। रोलैंड थोड़ा हैरान था कि उसने इस आदमी को इतनी आसानी से अपनी रिक्वेस्ट मान ली। उनकी लंबी बातचीत से उसे समझ आ गया कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कर रहा था। ऐसा ज्यादातर इसलिए था क्योंकि रोलैंड गायब हो गया था और रॉबर्ट इतना समझदार हो गया था कि उसे अपने जवानी के दिनों के बारे में बुरा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट का जमीर उसे दबा रहा था। जब वह गायब हुआ तो वे दिन उसके सपनों में वापस आ गए, जब उसने अपने छोटे भाई को परेशान किया था। शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट पहले इमोशनल हो गया था। करीब 7 साल तक पछतावे के बाद ये पता चलना कि जिस भाई के लिए वह परेशान था, वह अभी भी जिंदा है, गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। तुम अब भी मेरे भाई हो, रॉबर्ट ने खड़े होकर कहा। दूसरी तरफ रोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसा महसूस करे। समय के साथ इस परिवार से उसका लगाव खत्म हो गया था। उसके सामने वाला आदमी उसे परिवार के सदस्य से ज्यादा अजनबी जैसा लग रहा था। फिर भी उसे यह मानना पड़ा, उसने जो कसम खाई थी उसके लिए उसे कुछ भाईचारे वाले पॉइंट्स मिले थे। भले ही रोलैंड खुद को कभी एक सच्चा ऑर्डेन नहीं मान सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ सदस्यों के साथ दोस्ताना नहीं हो सकता था। वाचा का खून गर्भ के पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, यह एक पुरानी गलत कहावत थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो इस पर विश्वास करता था, क्योंकि रास्ते में लोगों के बीच बने बंधन कभी कभी पारिवारिक बंधनों से भी ज्यादा मजबूत होते थे। मैं देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि आप वही रॉबर्ट हैं जिसे मैं जानता था। क्या आप वाकई भेष बदलकर नहीं आए हैं? रोलैंड ने हैरानी से जवाब दिया कि उसके सामने खड़ा यह नौजवान वही बिगड़ेल लड़का था जिसे वह एक परेशानी समझता था। उसका दिमाग एक बड़े आदमी जैसा था, इसलिए उसने कभी उस नौजवान के खिलाफ बातें नहीं रखी। यह ज्यादातर एक परेशानी थी जिसे वह स्टेट से भागने के बाद पीछे छोड़ना चाहता था।
अरे आदमियों, इसका क्या मतलब है? फिर उनकी बातचीत रुक गई क्योंकि अग्नि की गुर्राहट तेज होने लगी। मुझे लगता है कि हमारा काम यही खत्म हो गया है। हाँ, मुझसे संपर्क करना याद रखें। रॉबर्ट ने रोलैंड को चिट्ठियां भेजने के लिए अपना अभी का पता दिया। वह ल्यूसिल के जादुई क्रिस्टल से भी संपर्क का इंतजार करेगा। इससे उसे सच में एक क्रिस्टल खरीदना पड़ेगा। इससे रॉबर्ट दूसरे जादूगरों की सर्विस भी खरीद सकता है ताकि वे उसे कॉल कर सकें, बस उसे उस तक पहुंचने के लिए सही नंबर की जरूरत होगी। ये सब शोर क्या है? रोलैंड ने बाहर का दरवाजा खोला, वहां उसने गुस्से में आर्मंड को अग्नि पर मुक्का मारते देखा। उसका रूबी वुल्फ काफी डरावना था, उसके दांत बाहर दिख रहे थे। लोबेलिया भी वहां थी, आर्मंड की कमर से चिपकी हुई थी और उसे अग्नि से दूर खींचने की कोशिश कर रही थी। वूफ। जैसे ही अग्नि ने रोलैंड को देखा, उसने आर्मंड को घूरा और घूम गया। उसके पिछले पैरों ने खुदाई की, जैसे वह अपना बनाया हुआ कोई मल दबा रहा हो। फिर वह धीरे धीरे अपने मालिक के पास चला गया और आर्मंड का चेहरा लाल हो गया। मेरे भेड़िए को परेशान करना बंद करो वरना मैं गिल्ड मास्टर को बता दूंगा कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। पहले उस कुत्ते को कुछ तमीज सिखाओ। आर्मंड साफ तौर पर इस बात से नाराज था कि अग्नि ने उसके टखने को काट लिया था। ओह ठीक है, आप इसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं, है ना? हम। रोलैंड ने अपने टूटे हुए गेट की ओर इशारा किया, जिसे आर्मंड ने कंधे से मारकर लकड़ी और मेटल के टुकड़े में बदल दिया था। अरे, वह एक आपातकाल था, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। बेशक मैं कर सकता हूँ, मैं इसे गिल्ड को भी रिपोर्ट कर सकता हूँ। आर्मंड साफ तौर पर गुस्से में था, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। गेट तोड़ दिया गया था और जब वह अंदर पहुंचा तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। मिस्टर आर्मंड सिर्फ अपना काम कर रहे थे, चिंता न करें, मैं आपके गेट का खर्च उठा लूंगा सर। रोम, सर। विलेंड। ल्यूसिल को खड़े होने के बाद लेटना पड़ा। रोलैंड के घर से निकलने के बाद रॉबर्ट पहले ही उसके पास आ चुका था। उसे उसका असली नाम पहले से पता था क्योंकि उसे उसका छोटा नाम बताया गया था। वह ये भी जानती थी कि वह नहीं चाहता था कि शहर के लोगों को पता चले कि वह एक बैरन का बेटा है। किस्मत से आर्मंड पार्टी में थोड़ा लेट हो गया था और न तो वह और न ही लोबेलिया पिछली बातचीत सुन पाए। रोलैंड भी अपना हेलमेट पहनने लगा था ताकि उसके चेहरे की तुलना रॉबर्ट से न की जा सके। आर्मंड असल में यहाँ समस्या नहीं था, दूसरी ओर लोबेलिया के पास चीजों को समझने के लिए काफी दिमाग था। हाँ, मैं आपको यह नहीं दिखा पाया कि ढाल कैसे काम करती है। बर्निर रॉबर्ट के लिए बनी रूनिक शील्ड लेकर आगे बढ़ा। उनके जाने से पहले उसे इस शील्ड की आखिरी ट्रिक दिखानी होगी। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह आपको किसी मुश्किल दुश्मन को आपसे दूर धकेलने में मदद कर सकता है। और प्लीज रस्सी से आगे मत जाना। मैं नहीं करूंगा। ल्यूसिल ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ इधर उधर हिलाए क्योंकि रोलैंड का राज बाहर आने का मुख्य कारण वही थी। रोलैंड उस बैकयार्ड में चला गया जिसमें एक नया छेद था। अब शील्ड वापस हाथ में आने पर उसने इसका 5वां काम दिखाया। मजबूत पकड़ के साथ उसने सभी रूम्स में अपना माना इंजेक्ट किया। इससे शील्ड फिर से जल उठी और कंडेंसर एनर्जी का एक बर्स्ट निकला। यह एक ऐसा जादू था जो यूजर के सामने किसी को भी दूर धकेल देता था। इसमें इतनी जादुई एनर्जी थी कि बड़े जानवरों को भी दूर धकेल सकती थी। इस जादू का कोई एलिमेंटल एफिनिटी नहीं था और यह फिजिकल पुशबैक जैसा था। इस मंत्र का नाम प्रतिकर्षण है, इसे वायु आधारित मंत्रों से भ्रमित न करें। एक प्रतिकर्षण मंत्र कितना दिलचस्प है, ल्यूसिल ने कहा जब रॉबर्ट को शील्ड मिली। थोड़ी ट्रेनिंग से वह इस आइटम को हैंडल करना सीख जाएगा। इस टेस्ट प्रोडक्ट से रोलैंड को भी मार्केट की थोड़ी जानकारी मिल गई थी। इस तरह की चीज बेचना मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर इस तरह के मल्टीपर्पज टूल से ट्रेनिंग के लिए समय नहीं निकालना चाहेंगे। लड़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होगा, एक गलती जिससे गलत स्पेल इफेक्ट एक्टिवेट हो सकता है, उससे किसी की जान जा सकती है। आखिरकार अपने खोए हुए भाई को अलविदा कहने का समय आ गया। आर्मंड की वजह से खराब हुए एग्जिट से ठीक पहले रॉबर्ट ने मुड़ने का फैसला किया। उसने हाथ मिलाने के लिए रोलैंड की तरफ हाथ बढ़ाया। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए रोलैंड ने अपने सौतेले भाई का हाथ पकड़ा। उन्होंने सिर हिलाते हुए हाथ मिलाया। उसे पक्का नहीं पता था कि रॉबर्ट क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब उनके हाथ अलग हुए तो उसने सिर हिलाया। जल्द ही रोलैंड और बर्निर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अब शायद उन्हें अपने असिस्टेंट को कुछ बातें समझानी होंगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, बर्निर पहले आ गए। आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बॉस, मुझे परवाह नहीं कि आप असल में कौन है, आप सोलारिया का पुनर्जन्म भी हो सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जोर से हंसा जबकि रोलैंड ने अपना हेलमेट उतार दिया। अब रॉबर्ट यहाँ नहीं था, इसलिए उसके लिए भारी कवच पहनकर घूमने का कोई असली कारण नहीं था। रोलांड ने लाल दाढ़ी वाले बर्निर की ओर देखा और सिर हिलाया। धन्यवाद, चलो अब अंधेरा होने से पहले इस गेट को ठीक कर देते हैं। हाँ, मैं नाखून लेने जाऊंगा। वूफ। अग्नि, तुम नाखून लेना चाहते हो? बर्निर उस रूबी भेड़िए पर हंसा जिसने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी और दोनों शेड की तरफ चल पड़े। ऐसा लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया, 2 दिन में रईस चले जाएंगे और वह आखिरकार अपनी जिंदगी जी सकेगा। ज्वाइन करें नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोवेल।